हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं? आई होप बढ़िया होंगे। मैं सुधाकर श्रीवास्तव आपके अपने यूट्यूब चैनल सुधाकर सर क्लासेस पर आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आज हम लोग क्लास 12 रिवीजन सीरीज में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को वन शॉट वीडियो में कंप्लीट करने जा रहे हैं। इससे पहले हम लोगों ने सोल्यूशन और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को कंप्लीट किया है, तो चलते स्टार्ट करते हैं। बहुत प्यारा सा चैप्टर इनऑर्गेनिक का कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ठीक है, देखो पहले डिस्कस करते हैं कंपाउंड होता क्या है। एक बढ़िया सा कंपाउंड हम लोगों ने सोडियम क्लोराइड पढ़ा हुआ है ना। तो यहाँ पे क्या होता है, एटम क्या होते हैं, फिक्स रेशियो में कंबाइंड हुए रहते हैं। हाँ या ना, याद आया कि नहीं याद आया भाई? फिक्स रेशियो में क्या होते हैं, कंबाइंड हुए रहते हैं। ठीक है, धीरे धीरे हम चैप्टर की का एक फॉर्मेट बनाएंगे। ठीक है, अब देखो अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा है, बॉन्ड ना। हम लोगों ने 10th लेवल पे पढ़ा था। अगर आपने 10th लेवल पे सीरियस होंगे तो आपने दो टाइप के बॉन्ड पढ़े थे ना। एक तुम्हारा था आयनिक बॉन्ड, याद आया ना। एक बनता था कोवेलेंट बॉन्ड ना। वहीं जैसे ही हम लोग 11th में आए ना, एक बॉन्ड अगर आपने पढ़ा होगा, 11th पढ़ा है तो ठीक है, नहीं पढ़ा है तो भी ठीक है भाई ना। तो एक बॉन्ड हम लोगों ने पढ़ा क्या, कोऑर्डिनेट बॉन्ड ना। याद आया कि नहीं याद आया? नहीं याद आया, कोई बात नहीं है, फिर से डिस्कस करने चल रहे हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड एग्जैक्टली होता क्या है। ठीक है, अब देखो एक बढ़िया सा एग्जांपल हम लोगों ने पढ़ा था NH4 ना। ये बनता कैसे है, NH3 प्लस H प्लस आयन से। हाँ या ना। इसका नाम क्या होता है? ठीक है, इसका नाम होता है अमोनियम आयन ना, अमोनियम आयन। याद आया कि नहीं याद आया? इसी से मिलता जुलता हम लोगों ने एक और कंपाउंड पढ़ा था ना, H3O प्लस आयन ना, जिसका नाम होता है हाइड्रोनियम आयन। ठीक है, चले अब हम लोग इस टॉपिक को डिस्कस करने चल रहे हैं। देखो हमने क्या लिया, अमोनिया लिया। ठीक है, देखो हम लोगों ने क्या लिया, अमोनिया। क्यों? क्योंकि अमोनिया से ही क्या हुआ है, अमोनियम आयन की फॉर्मेशन हुई है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या है, नाइट्रोजन के एटॉमिक नंबर कितना होता है, 7, तो 2,5। क्लियर है? अब 2,5 है तो उसके लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 5। अब देखो अगर 5 है तो एक यहाँ पर, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर क्या हुआ है, बॉन्ड बना लिया है। तो कितने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन वो इलेक्ट्रॉन होते हैं जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। क्लियर है? ठीक है, अब देखो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने बचे हैं, यहाँ पे 1। ठीक है, अब कोऑर्डिनेट बॉन्ड जो होता है वो हमेशा क्या किया जाता है, एरो से रिप्रेजेंट किया जाता है। किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, एरो से। देखो ए और बी के बीच में क्या है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना हुआ है। ठीक है, अब देखो ए ने क्या किया है, बी के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया है और एरो रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को। हाँ या ना? ठीक है, अब देखो यहां पे इसके पास क्या थे, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन थे। हाँ या ना, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन थे। और इसके पास क्या था, इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की इसके पास क्या थी, कमी थी। ठीक है, यहां पर शेयरिंग नहीं हो रही, ध्यान रखना। नहीं तो अगर शेयरिंग हो रही तो हम लोग इसको पढ़ते क्या, कोवेलेंट बॉन्ड। लेकिन कोवेलेंट बॉन्ड नहीं पढ़ रहे हैं, ध्यान रखना। तो देखो हाइड्रोजन क्या करेगा, हाइड्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 1। अगर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में अगर कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है ना, तो भाई ये रिप्रेजेंट कितने करेगा, 2 करेगा। अगर 2 करेगा तो हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 3। ठीक है, कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 3। तो यार पहले 1 इलेक्ट्रॉन से भी हाइड्रोजन अनस्टेबल था, अगर 3 हो जाएंगे तो भी अनस्टेबल है ना। तो क्या होगा भाई, हाइड्रोजन अपने 1 इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देगा, हाइड्रोजन अपने 1 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा और H से क्या बना लेगा, H प्लस आयन बना लेगा। H प्लस आयन का मतलब ये है कि हाइड्रोजन के पास तो एक इलेक्ट्रॉन था लेकिन H प्लस आयन के पास कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, मतलब उसके पास इलेक्ट्रॉन की जो संख्या है वो क्या है, 0 है। क्लियर? अब देखो इसके पास कोई इलेक्ट्रॉन है ही नहीं ना, जब इसके पास कोई इलेक्ट्रॉन है ही नहीं तो जब नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ क्या करेगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, तो वही 2 इलेक्ट्रॉन जो एक्स्ट्रा थे वो हाइड्रोजन भी अपने अंदर क्या करने लगेगा, कोऑर्डिनेट करने, सॉरी काउंट करने लगेगा ना। और जब काउंट करने लगेगा तो इज कॉल्ड क्या, ये तुम्हारा क्या है भाई, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ये क्या है तुम्हारा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ठीक है, और ये वाले तुम्हारे क्या है, कोवेलेंट बॉन्ड। याद आ गया होगा, आई होप आपको कोऑर्डिनेट बॉन्ड समझ में आया होगा। ठीक है, चले अब देखो चल रहे हैं बढ़िया से इसको समझने के लिए ना, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स होते क्या है ना। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होते क्या है, बहुत आसान भाषा में समझने चल रहे हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को हम लोग। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हम उन्हें कह सकते हैं
जिसमें सेंट्रल मेटल एटम या आयंस लिंक्ड होते हैं किसके, फिक्स नंबर ऑफ आयन या मॉलिक्यूल से, किसके थ्रू, कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू। ठीक है, शायद थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। देखो सेंट्रल मेटल एटम, एक यहाँ पे सेंट्रल मेटल एटम होगा, हाँ या ना, सेंट्रल मेटल एटम होगा, वो अदर एलिमेंट से, ठीक है, अदर एलिमेंट से, कोई भी अदर एलिमेंट होगा उसके साथ अटैच हुआ होगा किसके थ्रू, कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू, हाँ या ना, या फिर बोला जाए कोऑर्डिनेशन बॉन्ड के थ्रू। ठीक है, ऐसे कंपाउंड को हम लोग क्या बोलेंगे भाई, ऐसे कंपाउंड को हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बोलेंगे। ठीक है, चलिए एग्जांपल लेते हैं। देखो हम लोग एग्जांपल लेते हैं इसका। देखो जैसे इसका एग्जांपल है, हम लोगों ने लिया है FeCN6, हाँ या ना, इसका नाम क्या है। अब देखो इसका नाम क्या है, देखो अगर इसको जब ब्रेक डाउन करेंगे तो ये क्या आएगा, K4+ आयन आएगा, FeCN6 आएगा। तो हमेशा जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की जो IPAC नेमिंग होती है, हमेशा हम पॉजिटिव चार्ज की नेमिंग पहले करते, देन उसके बाद हम किसकी, माइनस वाली करते। तो इसका नाम क्या आएगा, पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट सेकेंड। देखो क्या मैंने बोला, पोटेशियम ना, क्यों पोटेशियम भाई हमने लिया, क्योंकि ये पॉजिटिव है, पोटेशियम, फिर हेक्सा ना, क्लियर है, साइनो ना, फेरेट। अब देखो सेकेंड, सेकेंड ये रिप्रेजेंट करता है क्या, ऑक्सीडेशन नंबर को, जो सेकेंड है वो रिप्रेजेंट करता है ऑक्सीडेशन नंबर को। ठीक है, चलें आगे। अब देखो एक बात और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से बारे में कही जाती है, जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होते हैं वो अपनी आइडेंटिटी को रिटेन करे रहते हैं, चाहे आप उनको वाटर में डिसॉल्व करो, चाहे अदर सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व करो। ठीक है, क्लियर है, आई होप आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड समझ में आएगा। अब चलते हैं इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। ठीक है, देखो कह रहा है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आर द कंपाउंड्स इन विच, ठीक है, सेंट्रल मेटल एटम और आयंस इज लिंक्ड टू ए फिक्स नंबर ऑफ आयंस और मॉलिक्यूल्स। ये अदर एटम और मॉलिक्यूल से अटैच रहते हैं किसके थ्रू, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड के थ्रू, किसके थ्रू, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड के थ्रू। ऐसे कंपाउंड क्या कहलाते हैं, आपके कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स कहलाते हैं। ठीक है, आई होप आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड समझ में आया होगा। ठीक है, चलो हम लोग थोड़ा सा इसके बारे में और डेप्थ में डिस्कशन करते हैं, एग्जैक्टली होता क्या है। ठीक है, देखो ये आपका, एक मिनट, देखो ये आपका क्या होता है, लिगेंड, जो क्या लिखा है सेंट्रल मेटल एटम के जस्ट बगल में होता है, वो आपका क्या कहलाता है, लिगेंड। क्लियर है, ठीक है, चलें आगे। Fe क्या है तुम्हारा, सेंट्रल मेटल एटम है, Fe जो है तुम्हारा सेंट्रल मेटल एटम है। ठीक है, ये तुम्हारा क्या है, लिगेंड। ये तुम्हारा क्या, जो 6 लिखा है वो तुम्हारा क्या है भाई, बता सकते हो, कोऑर्डिनेशन नंबर है। ये क्या है तुम्हारा, कोऑर्डिनेशन नंबर है। ठीक है, अब देखो ये तुम्हारा क्या है ना, जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो हमेशा क्या होता है, काउंटर आयन होता है। ये क्या होता है भाई, काउंटर आयन होते हैं। ठीक है, चलें आगे। तो ये देखो एक चीज और बच रहा है बस यहाँ पे, देखो ये बॉक्स, ये बॉक्स क्या होता है मालूम है, कोऑर्डिनेशन स्पेयर होता है। क्या होता है भाई, ये क्या होता है तुम्हारा, कोऑर्डिनेशन स्पेयर होता है। ठीक है, ठीक है, चलें आगे। देखो हम लोगों ने यहाँ पे सेंट्रल मेटल एटम को डिस्कस किया, लिगेंड्स को डिस्कस किया, हम लोगों ने कोऑर्डिनेशन स्पेयर को डिस्कस किया। कोऑर्डिनेशन स्पेयर देखो आपका ये है, हमने काउंटर आयंस को डिस्कस किया ना, देखो ये तुम्हारा क्या है, काउंटर आयंस से है। ठीक है, चलो अब हम लोग चल रहे हैं सेंट्रल मेटल एटम की डेफिनेशन को समझने के लिए। ठीक है, हमारा नेक्स्ट टॉपिक सेंट्रल मेटल एटम है। ठीक है, क्या है भाई, देखो कह रहा है द मेटल एटम्स और आयंस टू विच सर्टेन एटम ऑफ ग्रुप ना ऑफ द एटम परमानेंटली अटैच इन अ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इज नोन एज सेंट्रल मेटल एटम। अब इसको बहुत आसान भाषा में समझते हैं। कह रहा है सेंट्रल मेटल एटम या आयंस दूसरे एटम या ग्रुप से परमानेंटली अटैच्ड होते हैं कोऑर्डिनेशन बॉन्ड के थ्रू या फिर कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू। ठीक है, ऐसे सब्सटेंस को हम लोग बोलते हैं क्या, सेंट्रल मेटल एटम। ठीक है,
अब देखो अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा था, K4 ना FeCN6 आया ना, हम लोगों ने पढ़ा ये आपका क्या है, सेंट्रल मेटल एटम है। क्या है भाई, सेंट्रल मेटल एटम। तो ये आपका क्या है, लिगेंड से है। क्लियर है। अब देखो बात किसकी हो रही है, देखो यहाँ पे क्या है भाई, देखो लिगेंड्स ने अपने लोन पे ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या किया है, सेंट्रल मेटल एटम को डोनेट किया है। ठीक है ना भाई। ठीक है, तो ये तुम्हारा क्या है, सेंट्रल मेटल एटम है, और ये तुम्हारा क्या है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। ठीक है, और ये तुम्हारा क्या है, लिगेंड से है। क्लियर है। चलो नेक्स्ट पढ़ते हैं। अब हम लोग लिगेंड्स की बात में डिस्कशन करने चले। लिगेंड्स एग्जैक्टली होता क्या, अभी हम लोग लिगेंड्स समझ गए ना। अब देखो लिगेंड्स ऐसी स्पीसीज होती है जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करती है, किसको, सेंट्रल मेटल एटम को ना। सभी सेंट्रल मेटल एटम से कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू जुड़े होते हैं। ठीक है, अब चलते हैं इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। कह रहा है अ लिगेंड्स इज ए स्पीसीज दैट कैपेबल द डोनेटिंग ना, क्या देखो कह रहा है कैपेबल डोनेटिंग एन इलेक्ट्रॉन पेयर टू द सेंट्रल मेटल एटम। ये अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं किसके, सेंट्रल मेटल एटम को। ठीक है, इट इज लुईस बेस, और ये तुम्हारे क्या होते हैं, लुईस बेस। हाँ, एक हम लोग क्लासिफाइड करने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ द लिगेंड। देखो टोटल नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड कितने प्रेजेंट हैं, किसके बीच में, लिगेंड्स के बीच में और सेंट्रल मेटल एटम के बीच में एक टाइम पर, वो आपका क्या कहलाएगा, उसी के अकॉर्डिंग हम लोग लिगेंड्स को क्लासिफाइड करते हैं। ठीक है, अगर एक रहेगा तो मोनोडेंटेट कहलाएगा, दो रहेगा तो बाइडेंटेट कहलाएगा, तीन रहेगा तो ट्राइडेंटेट कहलाएगा, 6 रहेगा तो हेक्साडेंटेट कहलाएगा। ठीक है, अब धीरे धीरे एक एक को हम क्या करने चल रहे हैं, क्लासिफाइड करने चल रहे हैं। ठीक है, देखो मोनोडेंटेट ना, मोनो मतलब होता है एक, क्या होता है, वन। यहाँ कितने सेंट्रल मेटल एटम ना, सेंट्रल मेटल एटम और लिगेंड्स में एक डोनर एटम होगा। क्या होंगे, एक डोनर एटम होगा। ये क्या कहलाएंगे, मोनोडेंटेट कहलाएंगे। ठीक है, देखो कह रहा है डोनेट्स वन इलेक्ट्रॉन पेयर। ठीक है, इसका एग्जांपल देखो, क्लोरीन बनता है, ब्रोमीन बनता है ना, साइनाइड बनता है। ठीक है, क्लियर है। चलें आगे, चलो अब देखो बाइडेंटेट है ना, तो बाई मतलब क्या हो जाएगा, दो, दो डोनर एटम होगा, दो डोनर एटम होगा। ठीक है, कह भी रहा देखो दे पोसेस टू डोनर एटम ना, कैन फॉर्म टू कोऑर्डिनेट बॉन्ड ना। यहाँ पे कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेंगे, दो, विथ किसके साथ, सेंट्रल मेटल एटम के साथ या फिर आयंस के साथ। हाँ या ना। तो इसका बहुत ही बेहतरीन एग्जांपल है एथिलीन डाई अमाइन, जिसको हम ईएन से भी जानते हैं। क्या, एथिलीन डाई अमाइन। ठीक है, इसको हम जानते हैं किस नाम से, ईएन। चलो अब इसका देखें। ठीक है, N2 देखो N। ठीक है, अब देखो इसके पास क्या है, एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, और वो क्या करेगा, सेंट्रल मेटल एटम को कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन का डोनेशन करेगा। हाँ या ना, सही है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। तो वो क्या कहलाएंगे, बाइडेंटेट कहलाएंगे। ठीक है, देख लो क्या किया हमने, एथिलीन डाइअमाइन का स्ट्रक्चर बनाया। एथिलीन डाइअमाइन को ईएन नाम से भी जानते हैं, CH2। देखो यहाँ पे क्या है, NH2 है, और नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है इसके पास, और एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसके पास। उसने क्या किया, अपने एक एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को सेंट्रल मेटल एटम को डोनेट कर दिया है। ठीक है, चलो अब देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, ट्राइडेंटेट। तो ट्राई मतलब क्या हो जाएगा, 3 एटम, और 3 एटम क्या करेंगे, सेंट्रल मेटल एटम के साथ 3 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएंगे। हाँ या ना। ठीक है, क्लियर है। देखो डेफिनेशन भी यही कह रहा है, क्या ना, दे पॉसेस 3 डोनर एटम ना एंड कैन फॉर्म
कोऑर्डिनेट बॉन्ड, 3 कोऑर्डिनेट बॉन्ड विद सेंट्रल मेटल एटम के साथ क्या कर रहा है, 3 कोऑर्डिनेट बॉन्ड की फॉर्मेशन कर रहा है। ठीक है, इसका एग्जांपल देखते हैं ना, बहुत फेमस इसका एग्जांपल है। इसका जो एग्जांपल बनता है डाई एथिलीन डाई अमाइन। ठीक है, क्या बोला, डाई एथिलीन डाई अमाइन। ठीक है, इसको जानते हैं डाईइन नाम से, डाईइन नाम से जानते हैं। ठीक है, अब देखो इसका जो फॉर्मूला बनता है वो क्या होता है, NH2 CH2 NH CH2 CH2 NH2 है ना। अब देखो एक डोनर एटम, 2 3, ठीक है, सेंट्रल मेटल एटम। ठीक है, 1 2 और एक 3 ना, 3 डोनर एटम बन रहे हैं, ग्रिड बन रहे हैं, 3 कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी बन रहे हैं, तो ये क्या कहलाएगा, ट्राइडेंटेट। चलो नेक्स्ट वाला देखते हैं, इसमें कितने होंगे कमेंट बॉक्स में लिखना। ठीक है, इसमें 6 डोनर एटम होंगे। ठीक है, नेट पे सर्च करिएगा हेक्साडेंटेट के एग्जाम्पल, और हेक्साडेंट के एग्जाम्पल आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। ठीक है, चलें आगे ना, थोड़ा सा आपको भी काम करना पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक अब चल रहे पढ़ने के लिए ना। अब क्या हम लोग बात करने चले, एविडेंटेट। देखो एविडेंटेट का मतलब होता है एक कोई लिगेंड्स होगा। ठीक है, अभी तक हम लिगेंड्स की बात ही कर रहे हैं ना, एक लिगेंड्स होगा, ध्यान सुनना, क्लियर है। अब वहां पर 2 डोनर एटम होंगे, ध्यान से सुनना। जैसे अगर हम CN की बात करें ना, CN-1 की बात, अगर ऐसे इसका स्ट्रक्चर, एक मिनट, ठीक है, देखो हमने CN-1 रहता है ना, देखो यहां कार्बन भी इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, नाइट्रोजन भी इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकता है। ठीक है, कैसे और देखते हैं, देखो ये, देखो इसके पास भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी लोन ऑफ इलेक्ट्रॉन है, हाँ या ना, क्लियर है। अब इस चीज को समझते हैं एग्जैक्टली ये सिंपल भाषा में कहता क्या है। लिगेंड जिनमें एक से ज्यादा डोनर एटम होते हैं बट एक टाइम में एक ही एटम इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है, वो एविडेंटेट लिगेंड्स कहलाते हैं। ठीक है, एग्जांपल क्या है, अब मेटल को क्या करेगा, अगर PN करेगा, इसका नाम पड़ेगा साइनाइडो, क्या पड़ेगा नाम, साइनाइडो। अब मेटल को अगर ना नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो इसका नाम पड़ेगा आइसोसाइनाइडो, क्लियर है, क्या पड़ेगा भैया नाम इसका, आइसोसाइनाइडो, क्लियर है। चलें आगे, ठीक है, आई होप आपको एविडेंटेट समझ में आया होगा। स्टार्ट करते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का बहुत ही फेमस थ्योरी, वार्नर थ्योरी, आपके 2022-2023 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये थ्योरी होने वाली है। ठीक है, अब समझते हैं एक्चुअल में ये थ्योरी थी क्या। देखो वार्नर ने पीपीटी से रिलेटेड कुछ एक्सपेरिमेंट किए, ठीक है, जिनमें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की जो पीपीटी वाली रिएक्शन थी, या बोला जाए पीपीटी वाली थ्योरी थी, वो बहुत ज्यादा फेमस हुई। एक्चुअल में वो थ्योरी थी क्या, देखो ध्यान सुनते हैं। ठीक है, इन्होंने CuCl2 को, ठीक है, जब अमोनिया के साथ रिएक्शन कराई, ठीक, इसके साथ रिएक्शन कराई, अमोनिया के साथ रिएक्शन कराई, तो एक नया कंपाउंड बना CuCl3.6NH3 की क्या हुई, वहां पे फॉर्मेशन हुई। ठीक है, अब जब CuCl3.6NH3 की इन्होंने AgNO3 के साथ रिएक्शन कराई, ठीक है, AgNO3 के साथ यहां पे रिएक्शन कराई, तो इनको पीपीटी के रूप में, ध्यान सुनना, इनको पीपीटी के रूप में क्या मिला, ये क्या थी भाई, पीपीटी थी। पीपीटी का मतलब होता है प्रेसिपिटेट इनसॉल्युबल पार्टिकल प्रेजेंट इन अ सॉल्यूशन। ठीक है, क्या मिला इनको, AgCl2 की 3 मोल ऑफ द AgCl की क्या हुई, यहां पे फॉर्मेशन हुई। ठीक है, अब देखो ये किस तरीके की थी, व्हाइट पीपीटी थी। ठीक है, व्हाइट पीपीटी थी। एक्चुअल में आप समझते हैं ये हुआ क्यों, देखो बहुत ध्यान समझते हैं। कोबाल्ट NH3 के साथ ना
क्या बनाया, एक बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाया। क्या बनाया, बहुत स्ट्रॉन्ग बनाया। और कोबाल्ट क्लोरीन के साथ एक वीक बॉन्ड की फॉर्मेशन किया। वीक बॉन्ड की जब फॉर्मेशन करेगा तो ये क्या होगा भाई, Ag के साथ कंबाइंड हो गया। जब Ag के साथ कंबाइंड हुआ तो डेफिनेटली वहां पे क्या आई, व्हाइट पीपीटी आई। ठीक है, आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया हो। अब धीरे धीरे हम चलते हैं वार्नर थ्योरी के कुछ पॉस्टुलेट्स, कुछ उनके कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। ठीक है, चलो अब देखो इन्होंने, इनका जो फर्स्ट क्वेश्चन था, फर्स्ट जो पॉस्टुलेट्स थे, कह रहा देयर आर टू टाइप्स वैलेंसीज। इनके कंपाउंड में या बोला जाए इनके टू टाइप्स की वैलेंसीज होती। देखो जैसे ना, और ये तुम्हारा Cl2। ठीक है, क्या बनाया भाई, अब चलते हैं कुछ पॉस्टुलेट्स पर डिस्कशन करने के लिए। देखो पहले पॉस्टुलेट्स को डिस्कशन करने से पहले कुछ हम कंपाउंड यहां लिखने चल रहे हैं। ठीक है, NH3, ठीक है, का 6, और यहां पे क्या आएगा, Cl3। देखो ध्यान से सुनना, ये तुम्हारी क्या, ये कंपाउंड है, ये पूरा तुम्हारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। क्लियर है। अब देखो इसके ऊपर क्या चार्ज है, माइनस, इसके ऊपर क्या चार्ज है, पॉजिटिव। ठीक है, ये तुम्हारा क्या है, प्राइमरी वैलेंसी है, और ये तुम्हारी क्या है, सेकेंडरी वैलेंसी है। ठीक है, प्राइमरी वैलेंसी जो होता है वो ऑक्सीडेशन नंबर को शो होता है। ठीक है, और जो सेकेंडरी वैलेंसी है वो तुमको रिप्रेजेंट करता है कोऑर्डिनेशन नंबर को। क्या रिप्रेजेंट करता है, कोऑर्डिनेशन नंबर को। अब इन्हीं चीजों को हम लोग बहुत डेप्थ में डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, चलो धीरे धीरे अब समझते हैं। कह रहा है देयर आर टू टाइप्स वैलेंसी। हाँ, वहां पे दो टाइप्स की वैलेंसी होती है, एक होती है प्राइमरी, एक होती है सेकेंडरी। हाँ ठीक है, द प्राइमरी वैलेंसी इज आयोनाइजेबल। जो प्राइमरी वैलेंसी होती है वो आयोनाइज हो जाती है। देखो भाई इसी की तो पीपीटी मिल रही थी, हाँ या ना, वेयर एज द सेकेंडरी वैलेंसी इज नॉट आयोनाइजेबल। ठीक है, वो आयोनाइज सेकेंडरी वैलेंसी जो होती है वो आयोनाइज नहीं होती। कहां हो रही थी भाई, सही है कि नहीं, देखो ना, हम लोग कहां इसको आयोनाइज कर पा रहे थे ना, और जब ये कंपाउंड की फॉर्मेशन कर रहा था तो ये तुम्हारी सेकेंडरी वैलेंसी हो गई, और ये आयोनाइज हो रहा तुम्हारी ये प्राइमरी वैलेंसी। हाँ या ना, चलो अब देखो यहां तक के प्राइमरी वैलेंसीज आर करस्पॉन्डिंग टू ऑक्सीडेशन नंबर। जो प्राइमरी वैलेंसी होती है वो तुम्हारी ऑक्सीडेशन नंबर शो करती है। हाँ ठीक है, सही है। बस इसके नेक्स्ट पॉस्टुलेट्स देखते हैं ना। अब देखो कह रहा है ना, कह रहा प्राइमरी वैलेंसीज इन द कॉम्प्लेक्स रिप्रेजेंटेड बाय ना डॉटेड लाइन। जो प्राइमरी वैलेंसी है वो किससे प्रेजेंट कर जाती है, डॉटेड लाइन से, और सेकेंडरी वैलेंसी जो रिप्रेजेंट की जाती है वो लाइन से। जैसे अब देखो ए में जो बी है ये तुम्हारी क्या है, प्राइमरी वैलेंसी है। ठीक है, और जो यहाँ सी है वो तुम्हारी किससे, वो तुम्हारी सेकेंडरी वैलेंसी है। ठीक है, अब ध्यान सुनना। ठीक है, एग्जांपल ले रहे हैं, तो ये रिप्रेजेंट किससे जाएगी, प्राइमरी वैलेंसी है तो डॉटेड 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 ना, बी से, और ये तुम्हारी क्या है, से। क्यों, क्योंकि जो प्राइमरी वैलेंसी किससे रिप्रेजेंट की जा रही, डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट की जा रही, और जो सेकेंडरी वैलेंसी है वो एक्चुअल में सेकेंडरी वैलेंसी जो होती है वो तुम्हारी क्या होती है, लिगेंड होती है। ठीक है, क्लियर है कि नहीं, और लिगेंड ही क्या होता है भाई, कोऑर्डिनेशन नंबर शो करता है। ध्यान समझना, यहां तक हो गया। कह रहा है थर्ड देखते हैं, कह रहा इन ऑल द केसेस मेटल एंड मेटल आयन शुड सेटिस्फाई प्राइमरी एज वेल सेकेंडरी वैलेंसी। देखो जब भी कंपाउंड की फॉर्मेशन होती है जो सेंट्रल मेटल आयन है, ये जरूरी है कि वो प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी दोनों को सेटिस्फाई करे। ठीक है, क्लियर है। अब देखो नेक्स्ट हम चल रहे हैं बात करने के लिए, कह रहा प्राइमरी वैलेंसी सेटिस्फाई बाय नेगेटिव आयंस। हाँ देखो जो प्राइमरी वैलेंसी थी वो नेगेटिव आयन था। देखो क्लियर है कि नहीं, देखो इससे पहले ना, ये देखो एक मिनट, देखो ये प्राइमरी वैलेंसी तुम्हारी क्या नेगेटिव आयन थी या कि नहीं, देखो, और जो तुम्हारा सेकेंडरी वैलेंसी पॉजिटिव आयन। देखो सही है कि नहीं, देखो प्राइमरी वैलेंसी सेटिस्फाई बाय द नेगेटिव आयन। हाँ ठीक है, एन आयन, while secondary valencies is satisfied by ligands। ये तुम्हारे क्या होते हैं, लिगेंड्स होते हैं। लिगेंड्स का मतलब होता है सेंट्रल मेटल एटम के साथ ना
जस्ट एकदम बगल में लिखा हुआ है। कंपाउंड क्या होता है, वो तुम्हारा कंपाउंड भी हो सकता है, एलिमेंट भी हो सकता है ना। विच कैन, ये तुम्हारा न्यूट्रल भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव। देखो पॉजिटिव ना बहुत रेयर केस में होता है, ध्यान रखना, लिख दिया गया है, नहीं तो कहे सर देखने को नहीं मिला, तो रेयर केस लिख दिया गया इसलिए। नेक्स्ट कह रहा है एवरी मेटल एटम हैज फिक्स नंबर ऑफ सेकेंडरी वैलेंस। इनकी जो वैलेंसीज होती, सेकेंडरी वैलेंसीज, वो हमेशा क्या होती है, फिक्स होती है। क्लियर है? या बोला जाए कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, हमेशा 6 होता है। क्लियर है? चलो ना, अब चल रहे बात करने के लिए 6 द सेकेंडरी वैलेंसीज आर डायरेक्शनल, आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेफिनेट ज्योमेट्री। कभी भी किसी कंपाउंड की जो ज्योमेट्री डिपेंड करती है ना, वो किस पे डिपेंड करती है मालूम है, सेकेंडरी वैलेंसी पे, मतलब डिपेंड करती है लिगेंड्स पे। ये याद रखना हमेशा, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछ लेता है आपके असर्शन एंड रीजन में। क्लियर है? ऑफ द कोऑर्डिनेशन नंबर, मतलब सेकेंडरी वैलेंसी बोल दे या फिर कोऑर्डिनेशन नंबर बोल दे। ठीक है, चलो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग करने जा रहे हैं आईपीएससी ना। अब देखा जाता है कि बच्चे आईपीएससी मतलब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की आईपीएससी को लेके बहुत परेशान होते हैं। बड़ी बड़ी आईपीएससी नेमिंग होती है, बच्चे समझ ही नहीं पाते हैं कि सर कहाँ से लिखना है, कैसे लिखना है। चलो बस थोड़े से कॉन्सेप्ट को सिर्फ 5 मिनट आप फोकस में रहिएगा, बस उसके बाद आपको आईपीएससी लिखनी आ जाएगी। ठीक है, चलो समझते हैं। देखो ये क्या होता है, जो कटायन होता है इज ए नेम बिफोर एनायन ना। कटायन की हम क्या करते हैं, नेमिंग पहले करते हैं। कटायन होता क्या पहले देखो, यहां देखो हम लोगों ने एक कंपाउंड लिया है K4FeCN6। ठीक है, क्या लिया है, K4FeCN6। अब देखो यहां पे ये क्या है, आपका पॉजिटिव पार्ट है ना, ये क्या है, पॉजिटिव पार्ट है, और ये आपका क्या है, निगेटिव पार्ट। क्लियर है ना? अब देखो जो पॉजिटिव पार्ट होगा उसको ही बोलेंगे कैटायनिक पार्ट, है ना, और जो निगेटिव पार्ट होगा उसे बोलेंगे एनायनिक पार्ट। क्लियर है? तो फर्स्ट रूल आपसे कह रहा है कि सबसे पहले किसकी नेमिंग करोगे भाई, कैटायन की, हाँ या ना। ठीक है, अब देखो वाइल नेमिंग ऑफ द कॉम्प्लेक्स। ठीक है, देखो कह रहा है, फर्स्ट कह रहा है लिगेंड्स आर द नेम। अगर लिगेंड क्या होता है पहले देखो, इस बॉक्स के अंदर ना, ये देखो ये एक बॉक्स बना हुआ है, एक मिनट ना, अगर देखा जाए तो ये एक बॉक्स बना है, देखो यहाँ पे ना, देखो ये एक बॉक्स बना है यहाँ पे। ठीक है, तो ये बॉक्स के अंदर सेंट्रल मेटल एटम के जस्ट बगल में जो लिखा रहता है वो क्या होता है, आपका लिगेंड होता है। ये तो पता ही होगा आपको। अगर बहुत सारे लिगेंड हैं वहां पे, ठीक है, तो उसको अल्फाबेट के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करते हैं, अरेंज करते हैं या फिर लिखते हैं। ठीक है, देखो यही कह रहा है लिगेंड्स आर नेम फर्स्ट इन अल्फाबेटिकली ऑर्डर इन केस ऑफ द मल्टीपल लिगेंड। अगर मल्टीपल लिगेंड्स, एक से ज्यादा लिगेंड्स प्रेजेंट है, तो वहां पर हम लोग क्या करते हैं, अल्फाबेट के अकॉर्डिंग उसको अरेंज करते हैं। ठीक है, चलो सेकेंड पॉइंट कह रहा है द नेम ऑफ द एनायनिक लिगेंड ना, जो एनायनिक लिगेंड है उसका कुछ रिप्लेसमेंट करते हैं। ठीक है, डायरेक्ट नहीं लिखते हैं, कुछ रिप्लेसमेंट करते हैं, कुछ स्पेलिंग का। वो स्पेलिंग है क्या देखो ना, हम लोग क्या करते हैं, देखो अगर IDE लिखा हुआ है लास्ट में, तो उसका जो हम लोग क्या करेंगे, ओ से चेंज करेंगे ना। जैसे सल्फाइड ना, तो क्या हो जाएगा, सल्फाइडो। क्लियर है? ITE का सब क्या करेंगे, चेंज करेंगे ITO में। ठीक है, एड का चेंज करेंगे क्या, ATO में। क्लियर है? अब इसको समझते हैं, इसकी पूरी एक टेबल लाते हैं स्क्रीन पे और समझते हैं ये है क्या ना। अभी शायद आपको नहीं समझ में आया, आप एक काम करिएगा, अपनी कॉपी में ना ये जो वर्ड लिखे हैं इसको लिख लीजिएगा। ठीक है, 3 लाइन का है, ये 3 लाइन लिख लीजिएगा। देन उसके बाद जो आपकी जो टेबल आएगी उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, चलिए देखिए ये 2 टेबल है आपकी ना, इसको फिक्स करते हैं पहले। देखो यहां पे क्या लिखा है, IDE ना, IDO को हमने किससे कहा था, ओ से चेंज करेंगे। देखो यहां लिखा ब्रोमाइड ना, ब्रोमाइड, तो क्या नाम हो गया उसका, ब्रोमो। ठीक है, क्लियर। अब देखो IDE ना, क्लोरो, साइनाइड, साइनो ना, ऑक्साइड, ऑक्सो, ऑक्साइड, ऑक्सो, फ्लोराइड, फ्लोरो। हाँ या ना, सही बात कह रहे हैं। चलो अब देखो फिर लिगेंड की बात कर रहे हैं, नेम की बात कर रहे हैं ना, 8 एटो। ठीक है, 8
ATO, देखो लास्ट में चेंज कर दिया रहा है ना, एग्जैक्टली देखो। और इस टेबल का पहले स्क्रीनशॉट लीजिए, बढ़िया से, पहले हट जाते हैं हम, आराम से इसका पहले स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है। चलिए, आई होप आपको इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, ठीक है। अब चलते हैं कुछ डायरेक्ट आईपीएससी लिखने के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है, ठीक है। कुछ इसका थर्ड रूल कहता है, जो नेक्स्ट रूल कह रहा है ना, न्यूट्रल लिगेंड्स, अगर न्यूट्रल लिगेंड्स है रिफर्ड बाय द यूजुअल नेम, उनके यूजुअल नेम से रिप्रेजेंट किया जाता है। देखो एथिलीन डाई अमाइन ना, ये क्या है तुम्हारे न्यूट्रल लिगेंड है, एथिलीन डाई अमाइन। बहुत बार एक्सेप्शन कौन से केसेस हैं, देखो एक्सेप्शन ना, देखो एक्सेप्शन कौन कौन से केसेस हैं, देखो वाटर को लिखा जाता है एक्वा, वाटर को लिखा जाता है एक्वा, अमोनिया को लिखा जाता है ना अमाइन, ठीक है। अमोनिया को क्या लिखा जाता है, अमाइन। अब ये चीज ध्यान रखना, यहां पर जो रिप्रेजेंटेशन की जाती है ना, जैसे कभी सुना होगा एक से ज्यादा लिगेंड्स अगर बार बार रिपीट हो रहे हैं तो वहां पे डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। अब चलते हैं आगे की तरफ। देखो अब देखो इसका नाम क्या होता है, हमने बताया था आपको, सबसे पहले आप नाम किसका लिखेंगे ना, देखो मैंने बताया था इसका नाम क्या हो सकता है, पोटेशियम ना, पोटेशियम साइनो, भाई साइनो हो सकता है। देखो ये वर्ड लिखा है 6, तो मतलब हेक्सा, और ये तुम्हारा क्या बनेगा, फेरेट, खत्म बात, सही है कि नहीं। Fe सेंट्रल मेटल आयन को लिख दो, प्लस ऑक्सीडेशन नंबर इसका निकाल लो बस। और ऑक्सीडेशन नंबर को कैसे लिखोगे, रोमन नंबर में लिखोगे यार, ठीक है। चलो देखो एक K4FeCN6 में ऑक्सीडेशन नंबर निकालना सीख रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखो क्या होगा, +1 किसका, पोटेशियम का, इंटू 4 कर दो, प्लस Fe के लिए x कर दो, क्योंकि Fe का निकालना है यार, Cn 6 की पावर -1 होता है, इक्वल टू 0 कर दो ना, न्यूट्रल है, ठीक है। तो 4 + x - 6 इक्वल टू 0, आया ना, x इक्वल टू 2, आया ना, बोला था कि नहीं बोला था, 2 आया भाई। और 2 क्या है, देखो ये रोमन नंबर में लिखा है कि नहीं लिखा है, देखो, ठीक है। चलो अब देखो धीरे धीरे आईपीएससी आती जाएगी। देखो यहां पे क्या आया है, Li आया है, Al आया है, H4 आया है ना। अब देखो सबसे बड़ी बात क्या होती है, Li यहाँ पे क्या होगा, पॉजिटिव होगा, और ये तुम्हारा क्या होगा, निगेटिव होगा। तो Li का नाम सबसे पहले लिखोगे, फिर देखो ये तुम्हारा क्या लिखा है 4, फिर किसको लिखोगे, टेट्रा लिखोगे, देन H को लिखोगे, देन उसके बाद किसको लिखोगे, L को लिखोगे, एल्युमिनियम को, ठीक है। कैसे आओ देखते हैं। देखो पहले किसको लिखा, लिथियम को लिखा, हाँ ठीक है। फिर हमने किसको लिखा, देखो टेट्रा, टेट्रा मतलब 4 ना, H मतलब हाइड्राइड, हाइड्राइड के बाद क्या लिखा, एल्युमिनियम को लिखा क्या, एल्यूमिनेट, और इसका ऑक्सीडेशन नंबर लिखा एल्युमिनियम का कितना, 3rd, ठीक है। लिथियम के लिए +1 रखोगे, एल्युमिनियम के लिए x रखोगे, H -1 रखोगे, हाइड्राइड है, ठीक है। जब निकालोगे तो क्या आएगा, 3 आएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। देखो फिर यहां से आ गया Na3CO, NO2 6 आ गया। क्या करेंगे, इसमें ये पॉजिटिव सोडियम पॉजिटिव पार्ट है, और ये तुम्हारा क्या है, निगेटिव पार्ट है। तो सबसे पहले किसका लिखेंगे नाम, सोडियम का लिखेंगे, देन हेक्सा ना, NO2 ग्रुप, देन उसके बाद CO का, ठीक है। आओ चलो नाम देखते हैं, पहला सोडियम का लिख दिया, हाँ ठीक है भाई। फिर किसका लिखा हम लोगों ने ना, देखो हेक्सा एंड नाइट्राइटो है, ठीक है। देन उसके बाद क्या आया, कोबाल्ट, कोबाल्ट के बाद उसका रोमन नंबर, ठीक है, ठीक। फिर चलो देखते हैं ना, NaAlCN। अब आप बताओगे क्या है, सबसे पहला नाम किसका लिखेंगे, सोडियम का लिखेंगे, देन उसके बाद 2 का लिखेंगे, देन Cn का लिखेंगे, फिर Au का लिखेंगे, ठीक है। आओ देखते हैं, पहले सोडियम का लिख दिया, हाँ ठीक है भाई ना। फिर किसका लिखेंगे ना, फिर डाई, डाई सही है, साइनाइडो ऑरेट, ठीक है, हाँ यहाँ सही है। Au का नाम क्या होता है, ऑरेट लिखा जाता है, ठीक है। और 1 क्या है इसका, ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है। चलो फिर से एक बार देखते हैं ना, क्या आ गया, Na2ZnCl4 आ गया भाई। किसका लिखोगे, सोडियम का लिखोगे, 4 का लिखो, 4 लिखोगे, टेट्रा लिखोगे, फिर क्लोरीन लिखोगे, फिर जिंक लिखोगे, सही है कि नहीं।
सोडियम लिख दिया भाई ना, फिर क्या लिखा, टेट्रा लिखा, क्लोरो लिखा, जिंकेट लिखा, ऑक्सीडेशन नंबर लिखा। ठीक है, बहुत छोटे छोटे कॉन्सेप्ट होते हैं, अगर आप थोड़ा सा समझे होंगे तो बहुत अच्छा लग रहा होगा आपको आईपीएससी। ठीक है, देखो फिर क्या आ गया, Na3Fe, तुम्हारा ये ऑक्सलेट है ना, ये ऑक्सलेट है C2O24। ठीक है, ये तुम्हारा क्या है, इसकी जो पावर होती है, या बोला जाए इसकी पावर होती है कितनी, -2 होती है। ठीक है, अब देखो पहले किसका लिखोगे, सोडियम लिख दिया, फिर 3 का लिखोगे ना, ट्राई, देखो ट्राई ऑक्सलेटोफेरेट ना, थर्ड, खत्म। फिर आओ चलो देखते हैं नेक्स्ट, कह रहा है K4FeCN6 ना, पहले किसका लिखोगे, पोटेशियम का लिखोगे, फिर 6 का लिखोगे, हेक्सा लिखोगे ना, साइनाइड का लिखोगे, फिर Fe का लिखोगे। आओ चलो देखते हैं, लिख दिया ना पोटेशियम। ठीक है, नेक्स्ट क्या आया, हेक्सा साइनोफेरेट सेकेंड। ठीक है, आओ चलो फिर एक से देख ले जल्दी जल्दी ना, K3Al C2O4 3। देखो फिर किसका लिखोगे, पोटेशियम का लिखोगे, 3 का लिखोगे ट्राई ना, फिर तुम्हारा ऑक्सलेट है और एल्युमिनियम है ना, पोटेशियम देखो लिख दिया ना, ऑक्सलेट एल्यूमिनेट थर्ड। ठीक है, फिर से ना, अब देखो ये क्या लिखा गया, ट्रिस लिखा गया है ना, ट्रिस, एथिलीन डाइअमाइन कोबाल्ट, देखो एथिलीन डाइअमाइन कोबाल्ट तुम्हारा थर्ड, क्लोराइड। अब की ये तुम्हारा क्या बन जा रहा है, ये पॉजिटिव बन जा रहा है भाई। ठीक है, ये पॉजिटिव और ये निगेटिव, तो इसका पहले नाम लिखा जाएगा। ठीक है, देखो पहले किसका लिखा गया, ट्रिस लिखा गया, फिर एथिलीन डाइअमाइन ना, फिर कोबाल्ट, फिर जो उसके बाहर है उसकी हमने लिखा क्लोराइड ना। अब देखो ना, सेम चीज देखो, ट्राई ऑक्सलेटो कोबाल्ट थर्ड आयन ना, निकिल CN देखो 4 लिखा है ना, देखो टेट्रा, टेट्रा मतलब 4 ना, फिर क्या आ गया, साइनो देखो साइनाइड आ गया है, निकलेट आ गया है, Ni आ गया है, बस सेकेंड उसकी। अब देखो यहाँ पे बहुत मल्टीपल लिगेंड आ गए, अगर मल्टीपल लिगेंड आते हैं तो मैंने भी ये पढ़ा हुआ है ना, किसके अकॉर्डिंग रखते हैं, अल्फाबेट के अकॉर्डिंग रखते हैं। ठीक है, चलो अब देखो आ गया 5, मतलब तुम्हारा क्या आ गया, देखो Cl-, ये देखो ये कंपाउंड लिखा हुआ है, उसके बाद बगल में Cl लिखा है, अगर Cl लिखा तो डेफिनेटली Cl क्या होगा, माइनस होगा, और उसके जस्ट बगल में क्या होगा, पॉजिटिव। तो मैंने पहले ही बताया कैटायन की आईपीएससी पहले करते हैं ना, तो यहाँ पे क्या होगा, पेंटा 5 ना, अमाइड ना, अमाइड, फिर एक्वा, एक्वा बगल क्या लिखा है, देखो डाई एक्वा, 2 एक्वा लिखा है, फिर कॉपर ना, फिर इसका नेमिंग करेंगे, देन कॉपर, फिर क्लोराइड। अब हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का आइसोमेरिज डिस्कस करने जा रहे हैं। यार आइसोमेरिज अब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है, 10th में भी पढ़ा हुआ है, 11th में भी पढ़ा हुआ है ना, फिर से 12th में आ गया। तो आइसोमेरिज एग्जैक्टली होता क्या है, हम लोग प्रीवियस क्लासेस में पढ़ के आए हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होना चाहिए और उनकी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होनी चाहिए, इज ए कॉल्ड क्या, आइसोमेरिज, मतलब एक से ज्यादा क्या होता है, स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, चलो डिस्कस करते हैं। कह रहा है आइसोमेरिज द फिनोमिना इन विच द कंपाउंड्स हैव ना सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, उनका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, बट विल हैव डिफरेंट फिजिकल एंड ना केमिकल प्रॉपर्टी, उनकी जो फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज होती है वो हमेशा डिफरेंट होती है। ठीक है, हमेशा ध्यान दो, हम लोगों ने एक बॉन्ड पढ़ा था ना, आयनिक बॉन्ड ना, हमेशा ध्यान रखना आयनिक बॉन्ड को जब डिसोसिएट करते थे, याद करो जैसे NaCl रहता था ना, वो क्या हो जाता है Na+ और Cl- में क्या हो जाता है, डिसोसिएट हो जाता था। याद आया कि नहीं याद आया, इनकी कोई डायरेक्शन नहीं फिक्स होती है, ये किस डायरेक्शन में मूव करेंगे, इस वजह से आयनिक कंपाउंड में कभी भी आइसोमेरिज शो नहीं करता है। ठीक है, चलो डिस्कस करते हैं। कह रहा है आयनिक बॉन्ड्स आर द नॉन डायरेक्शनल, वो क्या होते हैं, नॉन डायरेक्शनल होते हैं। आयनिक कंपाउंड डू नॉट हैव एग्जिबिट आइसोमेरिज, वो आइसोमेरिज शो नहीं करते हैं। कोऑर्डिनेट बॉन्ड आर डायरेक्शनल, कोऑर्डिनेट बॉन्ड की क्या होती है, एक डायरेक्शन होती है। याद आया कि नहीं याद? अब देखो इस चीज को प्रूफ करने चले, इस एरो का मतलब ये है कि क्लोरीन ने अपने इलेक्ट्रॉन को Cu को डोनेट किया है, हाँ या ना, क्लियर है कि नहीं क्लियर है, इस क्लोरीन ने इस कॉपर को डोनेट किया है, इस नाइट्रोजन ने, देखो ये एरो रिप्रेजेंट करता है कि नहीं कर? मतलब इसकी एक पर्टिकुलर क्या है, डायरेक्शन है। ठीक है, चलो अब हम लोग डिस्कस करने चल रहे हैं आइसोमेरिज कितने टाइप्स के होते हैं। देखो आइसोमेरिज तुम्हारे 2 टाइप्स के होते हैं, पहले तो ये समझते हैं ना,
एक होता है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिस, एक होता है स्टीरियो आइसोमेरिस, ठीक है। अब देखो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिस को हम तो 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक होता आयोनाइजेशन ना, क्लियर है। सेकेंड होता सॉल्वेशन या फिर हाइड्रेट। थर्ड होता है लिंकेज आइसोमेरिज्म। फोर्थ होता है कोऑर्डिनेट आइसोमेरिज्म, ठीक है। चलें आगे। और जो स्टीरियो आइसोमर्स होता है उसको हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक कहता है ज्योमेट्रिकल आइसोमर, बी कह रहा है ऑप्टिकल आइसोमर, ठीक है, क्लियर है। आपसे यहाँ क्वेश्चन पूछ लेगा स्ट्रक्चरल आइसोमर्स को हम लोग कितने पार्ट में डिवाइड करते हैं। स्ट्रक्चरल आइसोमर्स को हम लोग 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं, क्लियर है। और स्टीरियो आइसोमर्स को हम लोग कितने पार्ट में डिवाइड करते हैं, हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, ठीक है। चले आगे, चलो अब हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं आयोनाइजेशन आइसोमेरिस को, ठीक है। यहां देखो हम एक केमिकल फॉर्मूला लेंगे और वो केमिकल फॉर्मूला डिफरेंट आयंस को शो करेगा। और अगर डिफरेंट आयंस को शो करा तो यार प्रूफ करने की नीड भी होगी, ठीक है। तो दोनों चीज करेंगे हम लोग। अब पहले डिफिनेशन को पढ़ लेते हैं आराम से, ठीक है। कह रहा है कंपाउंड्स विच गिव ना डिफरेंट आयंस, हाँ ठीक है, डिफरेंट आयंस देते हैं इन सोल्यूशन इवन दे हैव सेम कंपोजिशन आर कॉल्ड आयोनाइजेशन। उनकी कंपोजिशन क्या है, वो हमेशा सेम होती है बट वो डिफरेंट आयन देते हैं कहां पर, सोल्यूशन में, क्लियर है। देखो हमने यहाँ पे कंपाउंड लिया CONH3 BrSO4, हमने सोल्यूशन में डिसॉल्व किया, ठीक है। CONH3 BrSO4, ठीक है, BSO4, क्लियर है। अब देखो ध्यान सुनो, अगर ये कंपाउंड गया है तो डेफिनेटली आयोनाइज हुआ होगा, ठीक है। देखो आओ, हाँ देखो CONH3 Br 2 प्लस आयन प्लस SO4 2 माइनस आयन में ये पहला कंपाउंड क्या है, डिसोसिएट हुआ है, ठीक है। दूसरा कंपाउंड देखो ये क्या हुआ है, CONH3 SO4 और Br के फॉर्म में ये क्या हुआ है, चेंज हुआ है, हाँ या ना। पहला कंपाउंड ये हो गया, दूसरा कंपाउंड ये हो गया, हाँ या ना। अब देखो यहां पर क्या दिया है, SO4 दिया है इसने 2 माइनस, और यहां पे क्या दिया है, Br माइनस। अब इसको प्रूफ करने चल रहे हैं, ठीक है, ठीक है। अब ध्यान सुनना, जब हमने इसको क्या किया है, BaCl2 की साथ रिएक्शन कराई है ना, तो वहां पे क्या आ गया है, BaSO4 की फॉर्मेशन। और BaSO4 हम लोगों ने क्लास 10 में पढ़ा है किस फॉर्म में होता है, व्हाइट पीपीटी। आपको वहां पे क्या मिलेगा, व्हाइट पीपीटी। अगर व्हाइट पीपीटी मिल रही है तो डेफिनेटली वहां पे BaSO4 की फॉर्मेशन हुई है, Ba आपने डाला हुआ है BaCl2 का सोल्यूशन, और SO4 आपका क्या हुआ है, इस कंपाउंड से आया हुआ है, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आएगा। अब देखो इसी तरीके से CONH3SO4 यहां पे क्या आयन मिला है, Br माइनस मिला है। अब हमने यहां डिसॉल्व किया है AgNO3 में, क्लियर है। जैसे हम लोगों ने AgNO3 में डिसॉल्व किया है तो देखो Br माइनस का Ag के साथ क्या होगा, रिएक्शन होगी और AgBr की फॉर्मेशन हो जाएगी। और AgBr जो बनता है वो पेल येलो पीपीटी की फॉर्मेशन होती। अगर पेल येलो पीपीटी की फॉर्मेशन हो रही तो डेफिनेटली वहां पे क्या है, AgBr की फॉर्मेशन हुई। Ag कहां से मिला, AgNO3 से, और बाकी Br कहां से मिला है, इस वाले कंपाउंड से, हाँ या ना। आई होप आपको आयोनाइजेशन आइसोमेरिस समझ में आया होगा, ठीक है। चलो अब हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं सॉल्वेट आइसोमेरिस, या फिर कहा जाए इसे अदर नेम से जानते हैं हाइड्रेट आइसोमेरिस, ठीक है। देखो बस यहाँ पे जो पूरा खेल होने वाला है वो वाटर मॉलिक्यूल्स का होने वाला है। कभी वाटर मॉलिक्यूल्स बाहर जाएगा, कभी अंदर आएगा, ठीक है। चलो देखते हैं कैसे, कुछ डिफिनेशन देखते हैं इसका क्या कह रहा है ना। देखो कह रहा है हाइड्रेट आइसोमेरिस, ठीक है, हाइड्रेट आइसोमेरिस हैव द सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, उनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा बट डिफरेंट इन नंबर ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O। उनके जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे ना, कहां, इनसाइड एंड आउटसाइड, वो क्या होंगे, डिफरेंट होंगे, ठीक है। ऐसा आइसोमेरिस को आप क्या कहते हो भाई, सॉल्वेट आइसोमेरिस, ठीक है। और चलो देखते हैं, हमने यहाँ पे एक फॉर्मूला लिया हुआ है ना, CrH2O6Cl3 ना। अब देखो इसको अरेंजमेंट हम लोगों ने, इसका जो कलर होता है वो क्या होता है, वायलेट होता है, ठीक है। इसका जो कलर है वो कैसा है, वायलेट है। अब देखो हमने बताया ना वाटर मॉलिक्यूल्स का पूरा खेल होने वाला, चाहे इनसाइड चाहे आउटसाइड। देखो Cr ना, यहां ये समझ में आ गया, Cr की वैलेंसी कितनी है, 6 है ना। Cr की वैलेंसी कितनी है, 6। देखो CrH2O5, एक Cl क्या हुआ, यहां से अंदर आया, ठीक है, और एक H2O क्या हुआ, बाहर गया। देखो सही है कि नहीं, 5 + 1 6 हुआ कि नहीं भाई, 6 किसकी वैलेंसी है, Cr की वैलेंसी है। देखो H2O देन Cl2 देन H2O। इसका जो कलर है वो कैसा है, ग्रीन ना।
ग्रे ग्रीन। फिर देखो एक H2O फिर से बाहर गया ना, देखो CrH2O 4 हुआ, 5 से 4 हुआ। अब एक Cl2 और अंदर आया, अगर एक Cl2 और अंदर आया और तो एक H2O और बाहर जाएगा। देखो लिखा है कि नहीं लिखा है, इसका जो कलर होगा वो क्या होगा, ग्रीन होगा। ठीक है, आई होप आपको सॉल्वेशन आइसोमेरिज या फिर हाइड्रेट आइसोमेरिज समझ में आया होगा। ठीक है, अब हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं लिंकेज आइसोमेरिज। लिंकेज आइसोमेरिज को डिस्कस करने से पहले हम लोग एविडेंटेज समझते हैं। एविडेंटेज का मतलब हम लोग इससे पहले देख लिया है कि क्या होता था, वहां पे दो डोनर साइट होती थी, लेकिन एक टाइम में हमेशा सेंट्रल मेटल को एक ही एटम इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता था। ठीक है, क्लियर है कि नहीं। अब देखो यहाँ पे क्या होने वाला है, यहाँ पे वही होने वाला है, कह रहा है लिंकेज आइसोमेरिज अराइजेस द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कंटेनिंग ना एविडेंटेड। देखो एविडेंटेड लिगेंड्स की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, लिगेंड आइसोमर हैव द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर। ठीक है, सब कुछ सही है। यहाँ पे देखो सब कुछ सही है। यहाँ पर एक क्या कर रहा है, NO2 ग्रुप दे रहा है ना, एक ऑक्सीजन कोबाल्ट को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, और यहाँ पर क्या कर रहा है, NO ग्रुप दे रहा है। ठीक है, तो अगर यहाँ पे एक में ऑक्सीजन दे रहा है, एक में नाइट्रोजन दे रहा है, और भाई दोनों ही क्या है, NO2 है, तो एविडेंटेड हो गया कि नहीं हो गया भाई। हाँ सही बात है सर, सही कह रहे हैं आप ना, सही है कि नहीं। चलो देखो इस वाले का कलर क्या होगा, रेड होगा, इस वाले कलर क्या होगा, येलो होगा। ठीक है, चले चलो अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज। बस यहाँ लिगेंड का एक्सचेंज होने वाला है। ठीक है, बस बहुत कुछ नहीं है, सिर्फ लिगेंड का चेंज होने वाला है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स आयंस के बीच में। देखो कह रहा है द आइसोमेरिज विच हैव द कॉज द इंटरचेंज ऑफ द लिगेंड ना बिटवीन द टू कॉम्प्लेक्स आयन इज कॉल्ड या कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज। ठीक है, डिफिनेशन समझ में आई तो ठीक है, नहीं समझ में आई तो कोई बात नहीं। देखो CuNH3 PtCl4 लिखा है। देखो अब देखो यहाँ पे PtNH3 कर दिया, Pt वाला क्या हुआ, देखो ये चेंज हो गया कि नहीं चेंज हो गया। अब अगर ये इसके साथ चला गया तो ये इसके साथ आ गया होगा। देखो हाँ है ना, सही है कि नहीं। फिर अगले वाले को देखो, ये इसके साथ चला गया होगा ना, देखो CO के साथ चला गया, क्या Cn चला गया, और Cr के साथ क्या आ गया, En आ गया। देखो बस कुछ नहीं है तुम्हारा, यही तुम्हारा क्या है, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज में है। ठीक है, अब हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज को। ठीक है, कुछ नहीं होता, हम लोगों ने सिस ट्रांस प्रीवियस क्लासेस 11th में पढ़ के आए ना, वही कॉन्सेप्ट है। देखो यहाँ पे स्पेशल अरेंजमेंट होता है ना ऑफ द लिगेंड का, क्लियर है। देखो अगर सेम सेम कोई ग्रुप सेम सेम एक दूसरे के नियरेस्ट है तो वहां सिस यूज होता है, और जहां जहां क्या होता है दूर हो जाते हैं तो वहां पे क्या यूज होता है, ट्रांस होता है। ठीक है, पढ़ा होगा। बस यही क्या है आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होता है। ठीक है, बस यहाँ पे शेप चेंज कर दिए, ज्योमेट्री चेंज हो जाती है। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज को हम लोग कोऑर्डिनेशन नंबर के अकॉर्डिंग हम लोग समझने चल रहे हैं। ठीक है, देखो कोऑर्डिनेशन नंबर के अकॉर्डिंग समझने चल रहे हैं। देखो कुछ नहीं है, कोऑर्डिनेशन नंबर एक 4 के लिए पढ़ने चल रहे हैं, एक 6 के लिए पढ़ने चल रहे हैं। ठीक है, हमेशा ध्यान रखना कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में भी पाया जाता है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में भी आइसोमेरिज पाया जाता है। ठीक है, अब देखो वहां पे क्या फार्म किया गया है, अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा तो डेफिनेटली वो जो प्लेनर होगा वो कौन सा होगा, स्क्वायर प्लेनर होगा। स्क्वायर प्लेनर है तो देखो तुम्हारा ये सेंट्रल मेटल एटम है, और ये तुम्हारे क्या है, लिगेंड से है। क्लियर है, देखो सेंट्रल मेटल एटम है और ये तुम्हारे क्या है, लिगेंड से है। इसका जो शेप होगा वो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, वो शेप हो जाएगा क्या, टेट्राहेड्रल। तो आपसे पूछ लेगा कि कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में कितने टाइप्स के ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स पाए जाते हैं, तो 2 टाइप्स के पाए जाते हैं ना, एक तुम्हारे पास पाया जाता है स्क्वायर, एक पाया जाता है टेट्राहेड्रल। ठीक है, अब 6 वाले में देख लेते हैं ना, देखो इस 6 वाले में क्या पाया जाता है, एक पाया जाता है, वो भी कौन सा, ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, कौन सा पाया, अब हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज को। ठीक है, या फिर इसे बोला जाता है एनांसियोमर्स। हमेशा देखा गया है, देखो कह रहा है द आइसोमर्स दैट रोटेट द प्लेन पोलराइज लाइट। ठीक है, वो क्या करता है, रोटेट कर देता है किसको, प्लेन पोलराइज लाइट को। ठीक है, आर कॉल्ड ऑप्टिकल आइसोमेरिज। ऐसे आइसोमेरिज या ऐसे सॉल्यूशन अगर वो क्या हो रहा है, वहां से प्लेन पोलराइज लाइट क्या हो रही है, पास हो रही है, तो उसको क्या करता है, रोटेट कर देता है, चाहे क्लॉकवाइज में चाहे एंटी क्लॉकवाइज में। ऐसे आइसोमेरिज क्या कहलाते हैं, या ऐसे सॉल्यूशन ऑप्टिकल आइसोमेरिज कहलाते हैं। ठीक है, देखो ऑप्टिकल आइसोमेरिज का एग्जांपल है, देखो सबसे पहला एग्जांपल दिखा रहा है ना, देखो EN ना एथिलीन डाइअमाइन, देखो ये दिया है ना, इसके बीच में ये मिरर रखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है, मिरर। अब जब इसको क्या करोगे तो जस्ट इसका अपोजिट आ जाएगा, देखो EN के नीचे EN आ जा रहा है, EN के नीचे आ रहा है, ये EN के नीचे EN आ जा रहा है, हाँ या ना, सही है कि नहीं।
ना, जस्ट अपोजिट होता, ध्यान रखना। मतलब अगर बात करी जाए तो इस हाथ को ऐसे रखा जाए तो जस्ट इसके अपोजिट आ जाता है ना, क्लियर है कि नहीं। ऐसे आइसोमेरिस कौन से आइसोमेरिस कहलाते हैं, ऑप्टिकल आइसोमेरिस कहलाते हैं, ठीक है। अब हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को डिस्कस करने जा रहे हैं। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी आपके बोर्ड 2023 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलो देखो, अब हम वीबीटी का फर्स्ट पॉइंट पढ़ने चल रहे हैं। वीबीटी का फर्स्ट पॉइंट ये कह रहा है टू सेटिस्फाई द प्राइमरी वैलेंसी। प्राइमरी वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए सेंट्रल मेटल एटम ना अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देता है, ठीक है, और वहां पर वैकेंट ऑर्बिटल बना लेता है। इस पॉइंट को समझते हैं। सपोज करो ए और बी के बीच में ना कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनना है ना, क्लियर है। अब देखो, अगर बी के पास वैकेंट ऑर्बिटल होगा ही नहीं, वैकेंट ऑर्बिटल होगा ही नहीं, तो भाई ए कैसे इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, हाँ या ना। भाई डोनेट तो कर देगा, बी एक्सेप्ट ही नहीं करेगा, तो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी ही नहीं। क्लियर है कि नहीं, क्लियर है। तो वहां पे क्या बना लेता है, वैकेंट ऑर्बिटल, ठीक है। चले आगे। अब देखो सेकंड पॉइंट आपसे कह रहा है, पॉइंट नंबर सेकंड कह रहा है दीज वैकेंट ऑर्बिटल, यही वैकेंट ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन की बात करें, चाहे हम ज्योमेट्री की बात करें या फिर बोला जाए शेप ऑफ द कॉम्प्लेक्स की बात करें, डिपेंड करता है, ठीक है। यही वैकेंट ऑर्बिटल, फिर से समझते हैं, यही वैकेंट ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन को या फिर शेप ऑफ द कॉम्प्लेक्स को शो करता है, ठीक है, क्लियर। चले आगे, चलो। अब हमारे सामने एक वीबीटी की थ्योरी आ गई है, ठीक है। तो वहां पे हम ऑर्बिटल देखने चल रहे हैं, हाइब्रिडाइजेशन देखेंगे और शेप देखने चल रहे हैं, ठीक है। चलो देखते हैं। अब देखो ये क्या लिखा है, ऑर्बिटल इन्वॉल्व, ठीक है, टाइप्स ऑफ द हाइब्रिडाइजेशन, और ये क्या डिफाइन करेगा आपको, शेप, ठीक है। अगर 1s और 1p इन्वॉल्व होगा तो हाइब्रिडेशन कौन सा होगा, sp, ठीक है। और जो शेप होगा वो कैसे होगा, लीनियर होगा, हाँ या ना। अगर 1s और 3p इन्वॉल्व होंगे तो sp3 की फॉर्मेशन होगी हाइब्रिडेशन में, और वो जो sp3 होगा तो वो कैसा होगा, टेट्राहेड्रल, हाँ या ना। चले आगे, देखो फिर से, अगर 3d 4s और 2p इन्वॉल्व होता है तो वहां पर जो शेप बनेगा वो कैसा बनेगा, स्क्वायर प्लेनर, और जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो कैसा होगा, dsp2, क्या होगा, dsp2, क्लियर है। अगर वहां पर 3d 3d 1s और 4p इन्वॉल्व होता है तो वहां हाइब्रिडाइजेशन जो होगा वो कैसा होगा, d2sp3, और जो उसका शेप होगा वो कैसा होगा, ऑक्टाहेड्रल, हाँ या ना। अब देखो, अगर वहां पर 4s 4p और 4d इन्वॉल्व होता है तो वहां हाइब्रिडेशन कैसा होगा, sp3d2, और वो कैसा शेप लेगा, ऑक्टाहेड्रल, ठीक है। एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट टेबल आपके लिए बनता है, ठीक है। चलिए हट जाते हैं, चलिए, ठीक है। अब चल रहे हैं नेक्स्ट बात करने के लिए। अगर n-1d ऑर्बिटल इन्वॉल्व होता है किसमें, हाइब्रिडाइजेशन में, अगर n-1 ऑर्बिटल इन्वॉल्व होता है किसमें, हाइब्रिडाइजेशन में, तो उन कॉम्प्लेक्स को आप क्या बोलोगे, इनर ऑर्बिटल बोलोगे, क्लियर है। फिर क्या बोलोगे, स्पिन, लो स्पिन बोलोगे, देन या फिर आप बोलोगे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड कॉम्प्लेक्स, हाँ या ना। आई होप आपको ये पॉइंट बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और ये इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, क्लियर है। चले देखो, नेक्स्ट पॉइंट आपसे कह रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स, ठीक है। अगर वहां पे स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स प्रेजेंट है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स, तो वहां पे क्या हो जाता है, रीग्रुप्ड अगेंस्ट हुंसला, हाँ या ना। हुंसला क्या होता है, देखो ध्यान समझते हैं। हुंसला कहता क्या है, अगर हम p में इलेक्ट्रॉन की फिलिंग कर रहे हैं और हमको 5 इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करनी है, तो कहता है कि पहले हम क्लॉकवाइज फिल करते हैं, देन उसके बाद एंटी क्लॉकवाइज फिल करते हैं, क्लियर है। तो यही हुंसला को क्या करेगा, फॉलो नहीं करेगा, हाँ या ना। अभी बहुत सारे इसके एग्जाम्पल लगाएंगे ना, तो वहां पे ये चीज एकदम क्लियर हो जाएगी, कौन सा फॉलो करेगा हुंसला, कौन सा नहीं फॉलो करेगा हुंसला, ठीक है। चलो नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है आपका एनडी ऑर्बिटल इन्वॉल्व होता है हाइब्रिडाइजेशन में, क्या, अगर एनडी ऑर्बिटल हाइब्रिडेशन में इन्वॉल्व होता है तो ऐसे कॉम्प्लेक्स को मालूम है क्या बोलोगे,
आउटर ऑर्बिटल या फिर हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, आप इस कॉम्प्लेक्स को बोलोगे। ठीक है, यहां देखो एक चीज, यह n-1 रहेगा तो इनर ऑर्बिटल बोलोगे, अगर आपका nd ऑर्बिटल है तो डेफिनेटली वहां पे क्या बोलोगे, आउटर ऑर्बिटल। क्लियर है, चले आगे। चलो अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे बात करने चाह रहे, करें इन द प्रेजेंस ऑफ वीक लिगेंड्स, अगर कॉम्प्लेक्स में वीक लिगेंड्स पता है प्रेजेंट है, ठीक है, तो वहां पे जो रीग्रुप्ड होगा वो नहीं होगा, वो किसके अकॉर्डिंग चलेगा, हुन्स लॉ के अकॉर्डिंग, हाँ या ना। वहां पे जो इलेक्ट्रॉन की फिलिंग होगी वो किसके अकॉर्डिंग है, हुन्स लॉ के अकॉर्डिंग। कब, किस केस में, वीक लिगेंड्स केस में, हाँ या ना। चले अब देखो, अगर पैरामैग्नेटिक नेचर है, ठीक है, देखो पैरामैग्नेटिक डाईमैग्नेटिक ना यहां पे डिस्कस करेंगे, वहां अगर पैरामैग्नेटिक है तो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से हम उसको क्या कहेंगे, पैरामैग्नेटिक। अगर किसी कॉम्प्लेक्स में ना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो हम उन्हें बोलेंगे पैरामैग्नेटिक। क्लियर है, चलें आगे। चलो यहां पे हम एग्जांपल लेने चल रहे हैं CONH3 6 ना प्लस 3 चार्ज, इसका नाम क्या है, देखो इसका नाम क्या बनेगा, आईपीएससी हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, तो क्या बनेगा, हेक्सा अमाइन कोबाल्ट। इसका ऑक्सीडेशन नंबर जब निकालेंगे तो वो आएगा 3rd। ठीक है, चले आगे। चलो अभी हम लोगों ने किसका एग्जांपल लिया था भाई, CO लिया था ना, NH3 लिया था, याद आया ना, 6 3 प्लस चार्ज, हाँ या ना। अब देखो इसमें कोबाल्ट, इस सेंट्रल मेटल एटम कौन है, कोबाल्ट, इसका जो एटॉमिक नंबर होता है वो कितना होता है, 27। क्लियर है। अब देखो अगर हम लोग कोबाल्ट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन SPDF में लिखने चल रहे हैं, ठीक है, अगर आपको SPDF नहीं आता यार तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ऑपरेट ही नहीं कर पाओगे। ठीक है, अब देखो बहुत आराम से हम लोग कोबाल्ट का लिखने चल रहे हैं ना, एटॉमिक नंबर 27 होता है। ठीक है, तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 ना 4s2 3d7। अब इसको काउंट कर लेते हैं। ठीक है, काउंट करते हैं तो क्या 27 हमारा आ रहा है, 2 2 4 2 6 12 6 3 18 18 2 20 20 और तुम्हारा क्या आएगा 7 27। हाँ, हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कोबाल्ट का ये होता है। ठीक है, क्लियर है। अब देखो ध्यान समझना, हमको पूरा खेल यहीं पे खेलना है, क्या करना है, हमको खेल पूरा 4s2 3d7 पे खेलना है। ठीक है, अब देखो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कोबाल्ट का जब हम क्या करेंगे 3+ के लिए निकालेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट ना, तो भाई 3 का मतलब क्या होता है, यहां से 2 इलेक्ट्रॉन जाएगा, क्लियर है, और 1 इलेक्ट्रॉन यहां से जाएगा, जो यहां से जाएगा तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्लियर है, और जब 3d7 से इलेक्ट्रॉन जाएगा तो तुम्हारा क्या बन जाएगा 3d6। हाँ ना, अब डिस्कस करने चले वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। ठीक है, आई होप अगर इतनी मैकेनिज्म आपको समझ में आ गई तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी हमको ऑपरेट करने में बहुत प्रॉब्लम नहीं होने वाली, या फिर कहा जाए बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होने वाली। ठीक है, चले आगे। और एक चीज ये भी समझते हैं, NH3 क्या है, तुम्हारा स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। ठीक है, क्लियर है। चलो अगर भाई स्ट्रॉन्ग लिगेंड था, पहले ही पढ़ चुके हैं हम लोग ना VBT में, तो वो क्या करता है, हुन्स लॉ को फॉलो नहीं करता है। क्लियर है, अगर वीक लिगेंड्स होगा तो स्ट्रॉन्ग क्या हो करेगा भाई, हुन्स लॉ को फॉलो करेगा। चलो देखते हैं, देखो कह रहा है द कोबाल्ट, कह रहा है द कोबाल्ट आयंस +3 ना, कह रहा है +3 ऑक्सीडेशन स्टेट एंड हैज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3d6। अभी देखो 3d6 निकाला था ना हम लोगों ने, कैसे निकाला था जान गए थे, लास्ट में क्या था 4s2 था 3d7 था, याद आया। और हम लोगों ने क्या किया था, कोबाल्ट 3+ के लिए चार्ज निकाला, तो 3 इलेक्ट्रॉन एक 4s2 से चला गया और एक यहां से चला गया, तो 3d6 बचा कि नहीं बचा, बोलो हाँ या ना। ठीक है, अब देखो हम इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखने चल रहे हैं, देखो भाई सही है कि नहीं, हाँ या ना। भाई 4s में 2 इलेक्ट्रॉन थे, लेकिन यहां पे क्या हो गया, जब हमने कोबाल्ट 3+ के लिए निकाला तो वहां पे रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन कितने बचे, 6। हमने क्या किया, एक इसमें फिल किया, 2 3 4 5 और एक 6, हाँ या ना। भाई इसमें इलेक्ट्रॉन थे कब, जब कोबाल्ट नॉर्मल था। ठीक है, कोबाल्ट 3+ के लिए नहीं, लेकिन हमने क्या किया, जब कोबाल्ट 3+ के लिए निकाला तो यहां से भाई इलेक्ट्रॉन चले गए। ठीक है,
अब ये वैकेंट ऑर्बिटल हो गया, ये वैकेंट ऑर्बिटल हो गया, ठीक है। अब देखना, ध्यान से सुनना, जितने हमारे लिगेंड होंगे, जितने भी हमारे लिगेंड होंगे उतने ही वैकेंट ऑर्बिटल हम बना देंगे यहां पे, यही वीबीटी कहता है, ठीक है। अब देखो, अब यहां पे हाइब्रिडेशन कौन सा होने वाला है, D2sp3 हाइब्रिडेशन ऑर्बिटल ऑफ कोबाल्ट 3+ के लिए, ठीक है। अब देखो ये क्या कर रहा है, अगर NH3, ध्यान सुनना, अगर NH3 ऑलरेडी, क्या मैंने आपको पहले बताया, ये तुम्हारा स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो यार हुंस लॉ को फॉलो ही नहीं करेगा भाई, ये इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, ठीक है। कैसे आओ देखो, देखो यहां पे हुंस लॉ क्या करता है, हुंस लॉ ये कहता है कि हम लोग एक एक इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे, हाँ या ना। इस चीज को बहुत ध्यान समझते, पहला क्वेश्चन है, बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं यार, ठीक है, अब आराम समझते हैं। देखो मैंने आपको बताया ना, देखो ये आपका ऑर्बिटल है ना, देखो 1 2 3 4 5, क्लियर है, और ये तुम्हारा 6 है। अब ये क्या कर रहा है, अगर NH3 तुम्हारा स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, और स्ट्रॉन्ग लिगेंड है भी यार, तो हुंस लॉ को फॉलो ही नहीं करेगा, तो जो 6 इलेक्ट्रॉन है उनकी क्या हो जाएगी, पेयरिंग हो जाएगी, ठीक है। 1 2 3 4 5 और 6, मतलब जो D ऑर्बिटल है यहां पे इन्वॉल्व भी हुआ है, क्लियर है कि नहीं, ये इन्वॉल्व भी हुआ है। और कितने D ऑर्बिटल इन्वॉल्व हुए हैं भाई, D2, क्लियर है। अब देखो D2 इन्वॉल्व हुआ है, हाँ या ना। S के कितने ऑर्बिटल इन्वॉल्व हुए हैं भैया, एक इन्वॉल्व हुए, यहां से D2, यहां से S, और यहां पे कितने, 3, 1 2 और 3 हुए, तो मतलब तुम्हारे कितने हुए भाई, 3 हुए कि नहीं हुए। यही तुम्हारा हाइब्रिडाइजेशन है कि नहीं है, बोलो हाँ या ना। अब देखो मैंने आपको एक चीज बताया कि भाई जितने लिगेंड होंगे उतने ही वैकेंट ऑर्बिटल यहाँ पे बनाना पड़ेगा या फिर खाली करना पड़ेगा। देखो और चेक कर लेते हैं सर, यहाँ पे लिगेंड कितने थे, 6 थे, 6 में अगर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देखा जाए तो कितने होंगे, 12 होंगे कि नहीं होंगे, हाँ या ना। अब देखो 1 2 3 4 5 ना, 1 2 3 4 5, हाँ या ना। एक यहाँ पे ऑर्बिटल नहीं बना हुआ है, ठीक है, ध्यान रखना। तो यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है, डी के कितने बन रहे हैं, 2, एस से कितने, 1, और यहाँ पी के कितने बन रहे हैं, 3। तो हाइब्रिडेशन की तुम्हारा बन रहा है क्या, D2sp3, क्लियर है। कभी कभी थोड़ी सी प्रिंटिंग या बोला जाए टाइपिंग में थोड़ी सी मिस्टेक हो जाती है, उसमें कोई बहुत बड़ा इशू नहीं होता है, ठीक है। चलो देखो, अब कह रहा है 6 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, 6 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है कितने, 12 इलेक्ट्रॉन, हाँ या ना। कितनी बात हो रही है, 12 इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है, 12 इलेक्ट्रॉन। देखें कह रहा है ना, देखो पहले तो ये जान लो कौन सा ऑर्बिटल है या फिर बोला जाए कौन सा कॉम्प्लेक्स है, तो ये इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है। क्यों इनर, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, n-1 d ऑर्बिटल क्या कर रहा है, हाइब्रिडेशन में पार्टिसिपेट कर रहा है। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, कितने d ऑर्बिटल, 2, ठीक है, 1 और 2, और 2 में कितने इलेक्ट्रॉन, 4। यहाँ पे देखो s, और यहाँ पे 3, हाँ या ना। तो देखो यही हाइब्रिडेशन तो भैया बन रहा है, D2sp3 हाइब्रिडेशन ही तो बन रहा है, और यही तो वीबीटी कहती है मेरे भाई। कह रहा है इसी वजह से द कॉम्प्लेक्स हैज, उनकी जो ज्योमेट्री है वो कैसी है, ऑक्टाहेड्रल, एंड जो उनकी जो प्रॉपर्टीज है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, वो कैसी है, डाईमैग्नेटिक। क्यों, क्योंकि वहां पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या है भाई, एब्सेंस है, हाँ या ना, क्लियर है। अब देखो कह रहा है इन द फॉर्मेशन ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स सिंस द इनर d ऑर्बिटल, कौन सा है वो, 3d ना, इज यूज्ड इन हाइब्रिडेशन, द कॉम्प्लेक्स NH3 इज कॉल्ड क्या, इनर ऑर्बिटल। हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है कि जो कॉम्प्लेक्स है ना वो कैसा है, इनर ऑर्बिटल है, हाँ या ना, क्लियर है। चले आगे, अब एक नया एग्जांपल हम लोग देखने जा रहे हैं NiCl4 का, ठीक है। इसका भाई NiCl4 2- का, देखो Ni का, निकिल का जो एटॉमिक नंबर होता है वो कितना होता है, 28। फिर से इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, ठीक है, क्लियर। देखो लिखेंगे कैसे, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d8, हाँ या ना। अब देखो ध्यान सुनना, मेन खेल यही होगा, ठीक है, क्या भाई, मेन खेल यही होने वाला है। अब हम अगर Ni2+ के लिए ना, 2+ के लिए इलेक्ट्रॉन लिखेंगे
तो जो ये तुम्हारा s वाला ऑर्बिटल है ना, उस वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन बाहर जाएंगे और लास्ट कॉन्फ़िगरेशन फिर क्या हो जाएगा, 3d8। क्लियर है? अब इसी चीज को बहुत आसान भाषा में समझते हैं। कह रहा है देखो हियर निकिल इज +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, इसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है वो +2 है। द आयंस हैज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, लास्ट कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 3d8। देखो भाई सही है, हाँ या ना +2 रहेगा तब भी 3d8 रहेगा। अब देखो कह रहा है अगर हम कॉन्फ़िगरेशन लिखने जा रहे हैं Na2+ का ना, तो भाई देखो 4s तो 0 ही हो गया, मैंने पहले से ही क्लियर कर दिया। 4s क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। भाई 4p है ही नहीं तो वो भी वैकेंट रहेगा। अब देखो हमको यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं d ऑर्बिटल में, 8। तो 1 2 3, देखो 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8 हो गया, हाँ या ना। और बाकी तुम्हारा ये सब तो 0 ही है ना, ये भी 0 है। अब देखो यहाँ पे हाइब्रिडेशन कौन से बनने वाला है, sp3 बनने वाला है। क्लियर है? क्यों? क्योंकि जो तुम्हारा Cl है तुम्हारा ये वीक लिगेंड है। क्लियर है? अब देखो यहाँ पे क्या होगा, तो ये हुन्स लॉ को फॉलो करेगा। अगर हुन्स लॉ को फॉलो करेगा तो देखो 1 यहां से और 3 यहां से, हाँ या ना, 3 यहां से, तो कौन सा हाइब्रिडेशन बनाएंगे, sp3, हाँ या ना। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? अब देखो याद आया कि नहीं याद आया ना, मैंने पहले से ही क्लियर कर दिया था। देखो हाइब्रिडेशन कौन सा आ गया यहाँ पे, sp3 आ गया। देखो इससे रिलेटेड कुछ और कॉन्सेप्ट आता है। देखो कह रहा ईच Cl आयन माइनस आयन, ठीक है, डोनेट्स अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, वो डोनेट करते हैं पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्लियर है? अब देखो कह रहा है NiCl4 2-, देखो Cl4 है ना भाई, ध्यान सुनना, अगर यहाँ पे ना ये नंबर कितना है, 4 है, तो यहां पर आपको 4 वैकेंट ऑर्बिटल चाहिए और 4 वैकेंट ऑर्बिटल में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 8। क्लियर है? अब इसको काउंट करके दिखाते हैं तुमको, बहुत ध्यान से सुनना, ठीक है। अब देखो 1 2 3 4 5 6 7 ना, देखो अब काउंट करो, 4 वैकेंट ऑर्बिटल है, हाँ सही है, 1 2 3 और 1 4, 4 तुम्हारे क्या हो गए, वैकेंट ऑर्बिटल हो गए। और हर वैकेंट ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन कितने हैं तुम्हारे, 2। क्लियर है? यही तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कहती थी। क्लियर है कि नहीं? कह रहा है 4 पेयर्स में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे तुम्हारे, 8। ठीक है? कह रहा है एज द इन्वॉल्व द s and 3p ऑर्बिटल ना, द शेप जो उसका होगा वो कैसा होगा, टेट्राहेड्रल होगा। उसकी जो शेप होगा वो कैसा होगा, टेट्राहेड्रल होगा। कह रहा है इसकी जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, कह रहा है इट इज पैरामैग्नेटिक इन नेचर बिकॉज कंटेन्स 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। देखो इनमें क्या हो रहा है, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो इसकी जो नेचर होगा वो क्या होगा, पैरामैग्नेटिक होगा। ठीक है? आई होप आपको ये भी एग्जांपल बढ़िया से समझ में आया होगा। ठीक है, चलो हम लोग एक और एग्जांपल करने चल रहे हैं ना भाई। देखो एग्जांपल से ही कॉन्सेप्ट क्लियर होता है ना। देखो अब हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं NiCN4 को 2- के लिए। ठीक है, Ni का हम लोगों ने एग्जांपल देख लिया, अब डायरेक्ट करने चल रहे हैं, ध्यान सुनना, अब डायरेक्ट सॉल्व करने चले। Ni2+ के लिए क्या होगा, बस एक चीज यहाँ ध्यान समझना, ये आपका क्या है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड हो तो ये हुन्स लॉ को फॉलो नहीं करेगा। देखो डायरेक्ट उसने क्या किया है, हुन्स लॉ को फॉलो नहीं किया। यहाँ पे तुम्हारे पास एक एक इलेक्ट्रॉन है, हाँ या ना। जब स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स हो तो ये भाई इधर चला जाएगा, सही है कि नहीं, क्लियर है। तो ये खाली हो जाएगा, ये खाली हो जाएगा, ये भी, ये सब सारे खाली हो जाएंगे। ठीक है, अब देखो इनका जो हाइब्रिडाइजेशन होगा, देखो यहाँ ये खाली हो गया, ये खाली है, ये देखो ना, इनका जो हाइब्रिडेशन होगा वो कौन सा होगा, DsP2। वो कौन सा होगा, DsP2, हाँ या ना। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? अब देखो यहाँ पे क्या है, 4 वैकेंट ऑर्बिटल चाहिए। देखो 4 वैकेंट ऑर्बिटल चाहिए, तो देखो 1 2 3 और 4, हाँ या ना। 4 वैकेंट ऑर्बिटल चाहिए और 4 वैकेंट ऑर्बिटल में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे भाई, 8। और काउंट कर ले, 2 2 4 2 6 2 8, हाँ या ना। यही तो वीबीटी कह रही थी। आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा वीबीटी का कॉन्सेप्ट। प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। देखो कह रहा है ईच ऑफ द हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल रिसीव द पेयर ऑफ द इलेक्ट्रॉन ना, वहां पे पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आते हैं ना फ्रॉम साइनाइड आयन से। ठीक है, चलो सही बात कह रहा है क्योंकि ये लिगेंड और ये तुम्हारा सेंटर मेटल एटम है। अब देखो इनर्ट ऑर्बिटल इसे बोलेंगे, या फिर लो स्पिन बोलेंगे, या फिर स्पिन पेयर्ड कॉम्प्लेक्स बोलेंगे। क्यों? क्योंकि डी ऑर्बिटल क्या हुआ है, इसमें इन्वॉल्व हुआ है, n-1। ठीक है, देखो ये 1 2 3, ठीक है, सही, सब कुछ सही है। अब देखो 4 पेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहां से कहां से आएंगे भाई, Cn। ठीक है,
एज द हाइब्रिडाइजेशन, यहाँ पे जो हाइब्रिडाइजेशन हो वो कैसा होगा, DsP2। सो द शेप विल बी, तुम्हारा यहाँ जो शेप होगा वो कैसा होगा, स्क्वायर प्लेनर होगा। याद रखना, शेप जो होगा वो कैसा होगा, स्क्वायर प्लेनर होगा। भाई मिला लेना, वो जो टेबल हम लोगों ने अभी क्या किया था, स्क्रीनशॉट के लिए आपको बोले थे ना, तुरंत मिला लेना, उसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लेना भाई, ठीक है। अब हम लोग मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज की बात करने चले। कह रहे द कंपाउंड्स डाई मैग्नेटिक, वो क्या है, डाई मैग्नेटिक है, ठीक है। हम क्योंकि यहां पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या है, एब्सेंस है, ठीक है। अब हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं लिमिटेशन ऑफ वीबीटी थ्योरी। अभी तक हम लोग वीबीटी थ्योरी को बहुत अच्छे से समझा है, अब हम इसके लिमिटेशन की बात करने चले। देखो फर्स्ट पॉइंट कह रहा है ना, इट कुड नॉट एक्सप्लेन द कलर गिवन बाय द कॉम्प्लेक्स इन एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है। जो कॉम्प्लेक्स होते हैं या बोला जाए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स होते हैं, वो एक्वस सॉल्यूशन में कलर देते हैं, इसके बारे में कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दिया। वो देते हैं तो क्यों देते हैं, नहीं देते हैं तो क्यों नहीं देते हैं, कोई एक्सप्लेनेशन। और हम सभी को पता है जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स होते हैं वो सभी क्या होते हैं, कलरफुल होते हैं, ठीक है, क्लियर। चलो देखिए सेकंड पॉइंट देखते हैं। इट कुड नॉट एक्सप्लेन द मैग्नेटिक डेटा। देखो कंप्लीट मैग्नेटिक डेटा की बात करें तो मैग्नेटिक डेटा में हम लोगों ने सॉलिड स्टेट पढ़ा था, फेरोमैग्नेटिक पढ़ा था ना। तो यहाँ पे केवल किसके बारे में डिस्कशन हुआ है अभी तक, पैरामैग्नेटिक और किसके बारे में, डाईमैग्नेटिक। क्या फेरोमैग्नेटिक के बारे में डिस्कशन हुआ, नहीं हुआ। तो कंप्लीट मैग्नेटिक डेटा का एक्सप्लेनेशन यहाँ पे कोई भी नहीं हुआ है, ठीक है। चलो थर्ड पॉइंट कर, इट कुड नॉट अकाउंट ऑफ द स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। देखो एक चीज समझते हैं, हम लोग जब पेयरिंग कर रहे थे तो हम लोग क्या कर रहे थे, हम पहले से ही आपको बता रहे थे कि ये जो है लिगेंड स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स है और कौन सा, वीक लिगेंड्स है। तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स के अकॉर्डिंग और वीक लिगेंड्स के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करते थे, पेयरिंग करते थे ना। कभी हुंस लॉ के अकॉर्डिंग जाता था, कभी हुंस लॉ के अकॉर्डिंग नहीं जाता था ना। तो वहां पर जो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है ना, ये किसका पार्ट है मालूम है, CFT का, ठीक है। VBT तक आपको मालूम है स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। मतलब कौन सा कंपाउंड या फिर बोला जाए कौन सा लिगेंड स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स है, कौन सा लिगेंड्स वीक लिगेंड्स, इसके बारे में कोई डिस्कशन नहीं था। अब खुद ही आप सोचो, अगर आपको पता ही नहीं है कि कौन सा स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स है कौन सा वीक लिगेंड है, तो आप बड़ा कंफ्यूज रहोगे, पेयरिंग होगी कि नहीं होगी, क्लियर है कि नहीं। चलो ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है, इट डज नॉट गिवन एनी क्वांटिटेटिव इंटरप्रिटेशन ऑफ द थर्मोडायनेमिक्स एंड केमिकल स्टेबिलिटी ऑफ द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। देखो आपको पता है कि अगर कोई कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है तो डेफिनेटली आप उसको हीट देते हो तो जल्दी डिकम्पोज नहीं होता है, तो उसकी स्टेबिलिटी के बारे में भी कोई डिस्कशन यहां पे नहीं हुआ था, ठीक है, क्लियर है। चलो नेक्स्ट लास्ट पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखो अभी स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज वाला भाई बताया ना, कह रहा है इट डज नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन द स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स एंड वीक लिगेंड्स। यहां इन्होंने कहीं भी ये नहीं बताया था कि कौन सा लिगेंड स्ट्रॉन्ग है कौन सा लिगेंड वीक है, कहीं भी कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं था। आई होप आपको लिमिटेशन ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी समझ में आई होगी, ठीक है। चलिए अब हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का लास्ट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी को समझने से पहले कुछ टॉपिक पे डिस्कशन करने जा रहे हैं ना। कहा जाए तो अगर VBT के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर लिया जाए, थोड़ा सा क्रिस्टल फील्ड थ्योरी को समझना आसान हो जाएगा, ठीक है। देखो अकॉर्डिंग टू VBT, VBT ने क्या क्या बताया आपको पहले समझ लेते हैं। VBT ने ये बताया कि शेप कैसे होता है, ठीक है। VBT ने ये बताया कि हाइब्रिडाइजेशन कैसा होता है, ठीक है, कैसा होता है हाइब्रिडाइजेशन। VBT ने ये बताया पैरामैग्नेटिक या बोला जाए मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के बारे में बताया, क्लियर है कि नहीं, याद आया। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज का मतलब ये होता है डाई मैग्नेटिक कब है, पैरामैग्नेटिक कब है, याद आया कि नहीं याद आया, हाँ या ना। अब देखो हम लोग एक चीज समझते थे, जब कोई मेटल रहता था ना उसके अकॉर्डिंग कोई लीगेंड लगा होता था, चाहे 2 नंबर 3, तो अगर वो क्या करता था स्ट्रॉन्ग लीगेंड है और वीक लीगेंड है, उसी के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करते थे, कभी कभी हुंस लॉ को फॉलो कराते थे, कभी कभी हुंस लॉ को फॉलो नहीं कराते थे, ठीक है ना, याद आ गया। अब देखो ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स वीक लिगेंड्स कौन बताता था, मैं बताता था कि सर कि भैया ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स है और ये तुम्हारा वीक लिगेंड्स है, याद आया कि नहीं याद आया। एक चीज समझते, स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स और वीक लिगेंड्स से रिलेटेड एक सीरीज होती है जिसका नाम होता है
स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। ठीक है सर, ये कौन सी सीरीज होती है? स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज एक ऐसी सीरीज होती है जिसके बारे में ये बताता है कि लिगेंड तुम्हारा क्या है भाई, स्ट्रॉन्ग लिगेंड से है कि तुम्हारा वीक लिगेंड से। अभी हम लोग सीएफटी में इसका बहुत अच्छे से डिस्कशन करने जा रहे हैं। ठीक है, तो एक चीज समझते हैं, वीबीटी के टाइम या कहा जाए वीबीटी में कहीं क्या हम लोगों ने स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के बारे में पढ़ा? नहीं पढ़ा। ठीक है, अगर ये कहा जाए कि वीबीटी में स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का कोई डिस्कशन है ही नहीं, अगर कोई डिस्कशन है ही नहीं तो आप पता ही नहीं लगा पाओगे कौन सा भाई स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, कौन सा आपका वीक लिगेंड है। या इसी प्रॉब्लम को सीएफटी ने सॉल्व किया। ठीक है, चलो अब धीरे धीरे आई होप आपको पूरी पिक्चर समझ में आएगी। भाई वीबीटी ने सब चीज एक्सप्लेन ही कर दिया था, तो सीएफटी की क्या जरूरत पड़ी। ठीक है, चलो देखो सीएफटी का फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है। देखो सीएफटी का फर्स्ट पॉइंट ये कहता है, इन क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, ठीक है, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में द इलेक्ट्रॉन पेयर्स ऑन द लिगेंड ना आर व्यूड एज द पॉइंट चार्ज, निगेटिव पॉइंट चार्ज। लिगेंड को आप क्या कहोगे? निगेटिव पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव कराओगे, या इसे उसे लिगेंड को निगेटिव चार्ज पॉइंट कहा जाएगा। ठीक है, दैट इंटरेक्ट विद द डी ऑर्बिटल ऑन द सेंट्रल मेटल एटम। इस लाइन को समझते हैं पूरी तरीके से। देखो अभी तक हम लोग बीबीटी में क्या पढ़ा? बीबीटी में हम लोगों ने ये पढ़ा कि सेंट्रल मेटल एटम को लिगेंड इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करते हैं, और इसके बीच में तुम्हारा ये जो बॉन्ड बनता है वो कैसा बॉन्ड बनता है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। बोलो हाँ या ना? कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता था कि नहीं बनता था? और ये जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है ये टाइप्स ऑफ द बॉन्ड होता है किसका? कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, याद आ गया ना? ये किसके अकॉर्डिंग था? वीबीटी के अकॉर्डिंग था। ठीक है, अब देखो जब सीएफटी आई ना, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी आई, तो उन्होंने ये बताया कि ये जो कॉन्सेप्ट दिया है कोऑर्डिनेट बॉन्ड वाला या कोवेलेंट बॉन्ड वाला, ये पूरी तरीके से गलत है। गलत कैसे? आओ देखें। इन्होंने ये बताया कि जब लिगेंड सेंट्रल मेटल एटम को इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो उनके ऊपर चार्ज कैसा आ जाएगा? निगेटिव। ठीक है, और जो मेटल इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है उसके ऊपर चार्ज कैसा आ जाएगा? पॉजिटिव। ठीक है, और हमने पढ़ा हुआ है कि अगर पॉजिटिव और निगेटिव के बीच में कोई बॉन्ड बन रहा है तो वो बॉन्ड होता है आयनिक बॉन्ड। हाँ या ना? वो कौन सा बॉन्ड होता है? वो आयनिक बॉन्ड होता है। ठीक है, और आयनिक बॉन्ड अगर बन रहा है तो इनके बीच में फोर्स अट्रैक्शन जो होगा वो कौन सा फोर्स होगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इन्होंने ये कहा, सीएफटी ने ये कहा कि यहाँ पर कोवेलेंट जैसा कुछ होता ही नहीं है, यहाँ जो होता है वो आयनिक बॉन्ड जैसा होता है। ठीक है, अब देखो यही कह रहा है ना, अब इसको क्लियर करें। देखो यही कह रहा है द नेचर ऑफ द लिगेंड ना एंड टेंडेंसी टूवर्ड्स द कोवेलेंट बॉन्ड इग्नोर। हम क्या करेंगे? कोवेलेंट को इग्नोर करेंगे। भाई क्यों? क्योंकि सीएफटी के अकॉर्डिंग क्या है भाई, वहां पे जो बॉन्ड ना वो कैसा है? आयनिक बॉन्ड है। ठीक है कि नहीं? ठीक है, लिगेंड के ऊपर निगेटिव चार्ज और मेटल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, और निगेटिव और पॉजिटिव के बीच में जो बॉन्ड बनता है वो कैसा होता है? आयनिक बॉन्ड। सीएफटी का फर्स्ट पॉइंट यही कहता है। ठीक है, को समझने से पहले हम लोग कुछ डिस्कशन करने जा रहे हैं। देखो डी में कितने ऑर्बिटल होते हैं ना? 5। ठीक है, 1 2 3 4 एंड 5। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने फील हो सकते हैं? 10। एक में 2। आया ना? याद आया कुछ? नहीं कि नहीं? अब देखो यहाँ पे क्या बना हुआ है? डी जेड स्क्वायर का नाम क्या है? डी जेड स्क्वायर। ठीक है, इसका जो नाम है डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इसका नाम है डी वाई जेड, इसका नाम है डी जेड एक्स, डी एक्स वाई। सर ये तो क्लियर हो गया कि सर ये डी ऑर्बिटल के ही कहीं ना कहीं आपस में एक दूसरे से कोरिलेट है। तो सर आपने 3 नीचे लिखा है, 2 ऊपर लिखा है। हाँ, कुछ सेटिंग है, कुछ कॉन्सेप्ट है। देखो ये सभी किसके पार्ट हैं? डी ऑर्बिटल के। किसके पार्ट है? डी ऑर्बिटल के। ठीक है, अब देखो डी वाई स्क्वायर माइनस डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर, इनको आप बोलते हो मालूम है क्या?
एक्सियल ऑर्बिटल, ठीक है। और डी वाई जेड, डी जेड एक्स और डी एक्स वाई को आप बोलोगे नॉन एक्सियल, ठीक है। धीरे धीरे अब हम लोग फॉर्मेट पे आ रहे हैं। जो नॉन एक्सियल होती है इनकी एनर्जी क्या होती है, कम होती है। और डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, डी जेड स्क्वायर, इनकी जो एक्सियल होते हैं इनकी एनर्जी क्या होती है, हाई होती है, ठीक है। चलो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। देखो नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है द रिपल्सन बिटवीन द लिगेंड लोन पेयर्स एंड डी ऑर्बिटल ऑन द मेटल रिजल्ट द स्प्लिटिंग ऑफ द एनर्जी ऑफ द डी ऑर्बिटल। देखो मेटल और लिगेंड्स के बीच में जब कांटेक्ट बनता है तो जो वहां डी ऑर्बिटल होता है ना, जो वहां पे जो डी ऑर्बिटल होता है, डी ऑर्बिटल में अभी हम लोगों ने ऑर्बिट्स पढ़ा था, वो कौन से थे, एक्सियल थे ना, और कौन से थे, नॉन एक्सियल। क्लियर। हमने देखा था नॉन एक्सियल में 3 पार्ट थे ना, वो 3 पार्ट क्या थे, एक वो 3 पार्ट थे तुम्हारे डी वाई जेड, डी जेड एक्स ना, और क्या थे, डी एक्स वाई। ये तुम्हारे क्या थे, नॉन एक्सियल, ठीक है। ये तुम्हारे क्या थे, नॉन एक्सियल। और देखो जो एक्सियल थे वो क्या थे, डी जेड स्क्वायर, ठीक है, और डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये तुम्हारे क्या थे, एक्सियल थे, ठीक है। अब देखो यहां पे क्या थे, जो नॉन एक्सियल थे, मतलब जिनकी एनर्जी सेम थी, वो एक साथ चले गए। डी वाई जेड, डी जेड एक्स और डी एक्स वाई, इनकी एनर्जी क्या है, सेम है, तो ये सभी एक साथ चले गए। और यहां पे देखो जो एक्सियल वाले थे, डी जेड स्क्वायर ना, और डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इनकी एनर्जी सेम है, तो इनके बीच में स्प्लिटिंग हो गई। मतलब अब हम लोग सीएफटी का स्प्लिटिंग डायग्राम पढ़ने चल रहे हैं, ठीक है। देखो बहुत ध्यान से इसको आराम से पढ़ेंगे, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या है, डी ऑर्बिटल इन फ्री आयंस, ठीक है, मतलब यहां पर मेटल और लिगेंड्स के बीच में कोई भी बॉन्ड नहीं बना है, तब उनकी एनर्जी क्या होती है, सेम होती है, ठीक है। ध्यान सुनना। अब देखो जैसे ही मेटल और लिगेंड का आपस में कांटेक्ट बनता है तो उनकी ग्राउंड स्टेट से एनर्जी क्या हो जाती है, थोड़ी सी हाई हो जाती है, ठीक है। फिर आगे चले, हमने ऑलरेडी देखा था, क्या देखा था, एक्सियल की एनर्जी क्या होती है, सेम होती है, और नॉन एक्सियल की एनर्जी भी क्या होती है, सेम होती है। एक्सियल में 2 पार्ट बनते हैं और नॉन एक्सियल में 3 पार्ट बनते हैं, ठीक है। देखो फिर देखो यहाँ पे स्प्लिटिंग हो गई है, देखो यहाँ से स्प्लिटिंग हो गई है 2 पार्ट में ना, 3 पार्ट नीचे है, क्योंकि 3 पार्ट क्या है, तुम्हारा नॉन एक्सियल है। अगर नॉन एक्सियल तो इसकी एनर्जी क्या है, कम है, किससे, एक्सियल से, ठीक है। अब ध्यान सुनना, देखो नॉन एक्सियल कौन सा है, डी वाई जेड, डी एक्स जेड और डी एक्स वाई। इसको हम अदर नेम से भी जानते हैं T2G, ठीक है, इसको जानते हैं T2G, ठीक है। अब देखो इन दोनों के बीच का एक पार्ट कहलाता है क्या, डेल जीरो या डेल ओ, ठीक है। अब देखो ऊपर वाले में 2 पार्ट हैं जिसको हम लोग कहते हैं डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और एक क्या है तुम्हारा, डी जेड स्क्वायर, जिसको हम लोग बोलते हैं EG, ठीक है। चले आगे। अब ध्यान सुनना, अगर तुम्हारा स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स यहाँ पे वर्क कर रहा है, ठीक है, ध्यान सुनना, अगर यहाँ तुम्हारा स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स वर्क कर रहा है, एक मिनट, यहाँ तुम्हारा स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स वर्क कर रहा है, तो इनके बीच का जो स्पेस होगा वो क्या होगा, ज्यादा होगा। और अगर यहीं पर वीक लिगेंड्स वर्क करेगा तो यहाँ पे तुम्हारा जो स्पेस होगा वो क्या होगा, कम होगा। क्लियर है। इस चीज को याद कैसे किया, जैसे सपोज करो ये छत जो है आपके ऊपर गिर पड़े, ठीक है, अगर आपकी पावर ज्यादा है तो आप छत को क्या करोगे, धक्का मारोगे। मतलब यहां पर अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स आ रहा है तो ये क्या करेगा, स्ट्रॉन्ग फोर्स इस पे लगाएगा। अगर स्ट्रॉन्ग फोर्स लगाएगा तो ये स्पेस क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है। अगर हम अकेले ही हैं, छत गिरी, कितना फोर्स लगा पाएंगे भाई, हम अगर क्या है, वीक लिगेंड से हैं, हम क्या है, अब वीक लिगेंड से हैं, ठीक है, क्या है, वीक लिगेंड से। यहाँ पे आया वीक लिगेंड। अब देखो वीक लिगेंड्स क्या करेगा, ज्यादा फोर्स लगा ही नहीं पड़ेगा। जब ज्यादा फोर्स नहीं लगा तो इनके बीच का जो स्पेस होगा, किसके बीच में, T2G और EG के बीच में, उनके स्पेस क्या होगा, कम होगा, ठीक है।
आई होप आपको ये डायग्राम स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स और वीक लिगेंड्स के साथ ज्यादा बेटर समझ में आया होगा। ठीक है, अब हम लोग कुछ क्रिस्टल फील्ड थ्योरी से रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट पढ़ने चल रहे हैं ना, जो भी हम लोग डायग्राम देख के आए उसी चीज को यहाँ पे डिस्कस करना है। कहना था एनर्जी डिफरेंस बिटवीन दीज टू सेट्स ना, ऐसे याद आया कि नहीं याद? नीचे 3 रहते थे, ऊपर 2 रहते थे ना। इस कॉल्ड, जो इस स्प्लिटिंग को हम लोग बोलते हैं वो क्या बोलते हैं? क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग बोलते हैं, टेट्राहेड्रल फील्ड एंड एब्रीवेटेड। इसको हम लोग रिप्रेजेंट किससे करते हैं? डेल्टी से। ठीक, फर्स्ट पॉइंट हो गया। अब सेकेंड पॉइंट आपसे कह रहा है, देखो अभी हम लोगों ने सेकेंड पॉइंट को समझने से पहले थोड़ा सा समझते हैं। मैंने एक बताया था स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स और वीक लिगेंड्स। स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स अगर रहेगा तो उनके बीच का जो डिफरेंस होगा Eg और T2G के बीच में, वो क्या होगा भाई? स्ट्रॉन्ग है तो ज्यादा रहेगा, अगर वीक है तो कम रहेगा। इसी चीज को कह रहा है। देखो कह रहा है इट हैज बीन ऑब्जर्व दैट, हम ऐसा ऑब्जर्व करते हैं स्प्लिटिंग इन द टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स डेल टी इज कंसिडरेबल लेस देन ना, वो लेस होते हैं किससे? ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स से। सही बात कह रहा है ना। थर्ड पॉइंट कह रहा है इट हैज बीन फाउंड दैट ना, डेल्टी की जो वैल्यू होती है अप्रोक्सीमेट 4/9 होती है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है द मैग्नीट्यूड ऑफ द क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग, जो उसका मैग्नीट्यूड होता है किसका? क्रिस्टल फील्ड डेल जी, डिपेंड्स अपॉन द फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय लिगेंड्स एंड सेंट्रल मेटल एटम ना। इसके बीच में डिपेंड करता है, सेंट्रल मेटल एटम और लिगेंड्स के बीच में उसका मैग्नीट्यूड डिपेंड करता है। हाँ सही कह रहा है भाई। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है सम लिगेंड्स आर एबल टू प्रोड्यूस स्ट्रॉन्ग फील्ड। अगर तुम्हारा लिगेंड स्ट्रॉन्ग है तो भाई सेंट्रल मेटल से क्या करेगा? एक स्ट्रॉन्ग ही फील्ड तो जनरेट करेगा, विल बी लार्ज। उनके बीच का जो स्पेस होगा वो क्या होगा? हमेशा लार्ज होगा। प्रोड्यूस वीक फील्ड, अगर वीक है ना तो कंसिडरेबली रिजल्ट स्मॉल स्प्लिटिंग, उनके बीच में जो स्प्लिटिंग होगी वो क्या होगी? स्मॉल होगी। भाई यही तो समझ के हम लोग आए हैं अभी तक। देखो ये कोई एक सीरीज जैसा लग रहा है ना, ये कोई सीरीज नहीं है। ये मालूम है कौन सी सीरीज है? स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, जहां पे वीबीटी में बात ही नहीं की गई थी स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स और वीक लिगेंड्स के बारे में। ठीक है, कह रहा है देखो इन जनरल लिगेंड्स कैन बी अरेंज इन द सीरीज, इनको अरेंज किया गया इंक्रीजिंग फील्ड स्ट्रेंथ एज गिवन बिलो। ठीक है, देखो यहाँ पे इधर वाले ज्यादा है, इधर वाले कम है, और इनका आप एक काम करिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, इसको क्लियर कर देते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत काम आने वाला है। चलिए अब हम कुछ और पॉइंट को डिस्कस करने जा रहे हैं। कह रहा है द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द कॉम्प्लेक्स डिपेंड अपॉन द क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। जो उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो डिपेंड करता है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग पे। ठीक है, सही कह रहा है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स द 3 ऑर्बिटल, अगर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है तो वहां पे क्या बनेगा? आपका 3 ना लोअर एनर्जी का बनेगा, एंड 2 ऑर्बिटल आ रहा हाई एनर्जी, वहां पे क्या बनेगा? 2 ऊपर की। इस केस में ऑक्टाहेड्रल के केस में। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है द अकॉर्डिंग टू हुन्स लॉ द इलेक्ट्रॉन ऑक्युपाइड द सेट ऑफ द ऑर्बिटल सेम एनर्जी इन वन टाइम एट द। अगर अकॉर्डिंग टू हुन्स लॉ, देखो ध्यान से कह रहा है, इस पॉइंट को समझना, अगर एनर्जी क्या है? सेम है, तो जो उनकी स्पिन होगी ना वो क्या होगी? सेम होगी। हाँ या ना? ठीक है, इस चीज को थोड़ा समझ लेते हैं। देखो अगर ये तुम्हारा क्या है? p ऑर्बिटल है, अगर इनकी एनर्जी सेम है तभी तो एक साथ रहेंगे। सही है, चलो देखो अब हम लोग यहाँ पे D1 D2 D3 के लिए इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करने जा रहे हैं ना। देखो अगर इसको हम ऐसे कर ले तो स्प्लिटिंग वाई, याद आ गया कि नहीं याद आ गया? वही वाला स्ट्रक्चर। देखो अगर एक इलेक्ट्रॉन फिल करना है तो एक इलेक्ट्रॉन फिल कर लिया, अगर हमको 2 इलेक्ट्रॉन फिल करना है ना तो 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर लिया, अगर 3 इलेक्ट्रॉन फिल कर लिया ना, 3 इलेक्ट्रॉन के लिए 3 इलेक्ट्रॉन फिल। फंसेगा जानते हो किस केस में? 4 के केस में। हाँ या ना? उस चीज को भी समझते हैं। देखो 4 के केस में क्या प्रॉब्लम होने जा रही है, ध्यान सुनना। अगर 3 रहता था तो हम लोग आराम से क्या करते थे? 1 2 3 और 2 ऐसे वैकेंट ही रहता था ना। लेकिन 4 के केस में अगर क्या करेंगे भाई? अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड से हैं, ध्यान से सुनना, अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो इनके बीच में स्पेस ज्यादा होगा। क्लियर है? अगर इनके बीच में स्पेस ज्यादा हुआ तो भाई
इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्या हो जाएगा, पेयरिंग हो जाएगी। और अगर वीक लिगेंड से है, क्या है भाई, अगर वीक लिगेंड से तो इनके बीच में स्पेस कम, तो एक इलेक्ट्रॉन, यही जो भी हम लोगों ने पेयरिंग कर दी, वही इलेक्ट्रॉन निकल के ऊपर की तरफ चला जाएगा। अब देखो यही समझने जा रहे हैं, ठीक है। कह चलो देखो, कह रहा है ऑल द 4 इलेक्ट्रॉन गेट ऑक्यूपाइड लोअर सेट। अगर लोअर सेट रहेगा, ऑर्बिटल बंदा 1 इलेक्ट्रॉन गेट्स पेयर ना, कहां पे हो जाएगा, T2G में चारों इलेक्ट्रॉन फिल हो जाएंगे, ठीक है, सही कह रहा है। लेकिन अगर सेकंड तुम्हारा स्ट्रॉन्ग फील्ड आ जाएगा, तो वहां पे इलेक्ट्रॉन की जो फिलिंग होगी वो T2G में 3 इलेक्ट्रॉन फिल होंगे, और EG में कितने इलेक्ट्रॉन फिल हो जाएंगे, 1 इलेक्ट्रॉन, यही कह रहा है। अब हम लोग 4 इलेक्ट्रॉन वाला कॉन्सेप्ट स्ट्रक्चर से समझने चले। देखो 4 इलेक्ट्रॉन की अगर हमको फिलिंग करनी है ना, मैंने पहले ही बताया था कि अगर आप स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड लोगे ना, स्ट्रॉन्ग फील्ड अगर लिगेंड लोगे तो डेफिनेटली उनके बीच स्पेस ज्यादा होगा। अगर स्पेस ज्यादा है तो यहां से इलेक्ट्रॉन ऊपर की साइड नहीं जा पाएगा, हाँ या ना। लेकिन अगर आपने वीक लिगेंड्स लिया है ना, वीक लिगेंड्स लिया है, तो उनके बीच का जो स्पेस होगा del 0 वो क्या होगा, स्मॉल होगा। अब देखो यहाँ 4 इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करी गई है। अगर 4 इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करी गई है तो एक इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज फिल किया गया, एक इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज फिल किया गया है, बाकी सभी क्या है तुम्हारे क्लॉकवाइज है, ठीक है। अब देखो अगर इनके बीच में स्पेस ज्यादा है तो ये जो एंटी क्लॉकवाइज इलेक्ट्रॉन है ये नहीं जा पाया ऊपर की तरफ। जब ऊपर नहीं जा पाया तो हमने क्या कर दिया भाई, इसको एक को क्लॉकवाइज फिल किया, एक को एंटी क्लॉकवाइज फिल किया, हाँ या ना, सही है कि नहीं सही है, ठीक है। अब देखो अगर यहाँ पे स्पेस क्या है, कम है, क्यों, किस केस में होगा, वीक लिगेंड्स के केस में होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, एक ने हमने क्लॉकवाइज फिल किया, एक इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी बचा ना, तो वो कहाँ चला गया, ऊपर की तरफ चला गया, ठीक है। देखो यही कह रहा है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स ना, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड रहेगा तो वहां जो स्पिन होगा वो कैसा होगा, लो स्पिन होगा। अगर तुम्हारा वीक लिगेंड से है ना, तो डेफिनेटली वहां जो स्पिन होगा वो कैसा होगा, हाई स्पिन होगा। देखो यही कह रहा है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स फॉर्म लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस, ठीक है। और फिर कह रहा है वीक लिगेंड्स फॉर्म हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। कभी कभी ऑब्जेक्टिव में पूछ लेता है, आप जरूर याद रखिएगा। आई होप आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और नेक्स्ट टॉपिक हमारा हैलोअल्केन्स और हैलोअरीन से है।